ये सब तब शुरू हुआ जब अजीब से पत्थर आसमान से शहर में हर जगह गिरने लगे। फिर सुरक्षा कवच चालू हो गए और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खंभा बन गया। पर आपदा राक्षस कहे जाने वाले दानवों ने इंसानों की दुनिया पर हमला कर दिया। देखते ही देखते अजीब और डरावने जीवों का एक पूरा झुंड आ गया, जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस अफरा तफरी के बीच एक पिता ने अपने बेटे को हमले से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। पूरे शहर में भयानक भगदड़ मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उन पर हमला हो रहा था। नीली आग वाला वो प्राणी बिल्कुल लापरवाह होकर अपनी हिंसा जारी रखता है। इसके बाद वो लड़के की मां पर ऊर्जा का एक गोला फेंकता है। वो भी अपने बेटे इत्सुकी तिन्मा के लिए खुद को कुर्बान कर देती है और उससे भागने की गुहार लगाती है। अचानक हमारा हीरो उस डरावनी याद से एकदम चौंककर जाग जाता है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की देखती है कि वो कहीं खोया हुआ है और उसे कोहनी मारती है। वो पूछती है कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल खोया हुआ लग रहा था। फौरन बाद वो चिंतित होकर पूछती है कि वो रो क्यों रहा था। उसका चश्मा पहना दोस्त आता है और मजाक करता है कि वो हमेशा सभाओं के दौरान सो जाता है। इसी बीच स्टेज पर एक आदमी 10 साल पहले हुए युद्ध के बारे में बात कर रहा है। दोस्त बताता है कि ये मेनू एजुमी है, जो उत्तरी महाद्वीप का कमांडर है। वो ये भी बताता है कि मेनू इतिहास का सबसे पहला जागृत व्यक्ति था और यहाँ तक कि इंसानों का सबसे मजबूत हीरो भी कभी उसका शिष्य रहा था। मेनू बताता है कि पत्थर को छूने से आम लोगों में भी शक्तियां आ सकती हैं। आखिर में वो कहता है कि वो यहाँ उन सबको युद्ध के लिए जागृत करने आया है। तभी जमीन से सोने की ऊर्जा से घिरा हुआ एक पत्थर तुरंत ऊपर निकलता है। छात्र आखिरकार जागृत होने के इस मौके पर पागल हो जाते हैं। इत्सुकी का दोस्त तो बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन हमारा हीरो एकदम गंभीर दिखता है। फिर हमारा लड़का उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगता है, आसपास के सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए। गुलाबी बालों वाली लड़की उसके अजीब व्यवहार से चिंतित हो जाती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और वो खतरनाक दिख रही हैं। वो कहता है कि आखिरकार वो दिन आ गया। भीड़ पत्थर को छूना शुरू करती है, लेकिन पहले छात्र के साथ कुछ नहीं होता। बाकी लोग टिप्पणी करते हैं कि जब रिकॉर्ड तोड़ने वाला खिलाड़ी भी नहीं कर पाया तो उनकी बारी आने का कोई फायदा नहीं। कई और छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन सब बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। भीड़ निराश हो जाती है क्योंकि अभी तक स्कूल का कोई भी छात्र जागृत नहीं हुआ है। फिर गार्ड अगले आदमी को बुलाता है, जिसका नाम है हिकारु रोशी। छात्र चिंतित हो जाते हैं क्योंकि हिकारु एक मशहूर बदमाश है। और तभी पत्थर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अचानक उस पत्थर से नीली बिजली निकलती है और हिकारु हवा में तैरने लगता है। एक स्क्रीन पर उसके आंकड़े स्टैट्स दिखाई देते हैं और वो बिजली की शक्तियां पाने पर बहुत घमंडी हो जाता है। नीले बालों वाली एक महिला बताती है कि उसके आंकड़े औसत से कहीं ज्यादा हैं। घमंड से भरा हिकारु पूछता है कि क्या बूढ़े मेन्यू को उससे कुछ कहना है, लेकिन अचानक हमारा हीरो आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो बदमाश गुस्से में आ जाता है और इत्सुकी पर चिल्लाता है कि वो अपने गंदे हाथ तुरंत हटा ले। दर्शक देखते हैं कि इत्सुकी ने लाइन तोड़ दी है और सोचते हैं कि अब वो बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। हमारा हीरो फिर पत्थर को छूता है और महिला को उससे एक बहुत गहरी भावना महसूस होती है। जैसे ही इत्सुकी पत्थर छूता है, महिला ध्यान देती है कि उसका हौसला बिल्कुल अलग स्तर का है। यहां तक कि मेन्यू भी उस बच्चे से मिल रही ऊर्जा से हैरान है। फिर हमारा हीरो उस जीव की छवि को अपने दिमाग में दोहराता है जिसने उसे डराया था। एकदम से उस पत्थर से रोशनी का एक बहुत बड़ा खंभा निकलता है जो हमारे हीरो को अपनी चपेट में ले लेता है। ये ऊर्जा एक विशाल फूल में बदल जाती है जो पूरे स्कूल के मैदान को ढक लेता है। ये रोशनी का प्रदर्शन हिकारु के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसे देखकर भीड़ हक्का बक्का रह जाती है। उसके दोस्त उसके शानदार जागृत होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं और खुश होते हैं। मेन्यू को पता चलता है कि ये चीज केवल सबसे दुर्लभ क्लास यानी ऑर्डरर व्यवस्थापक के साथ ही होती है। इस बीच वो बदमाश हिकारु यकीन नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है। फिर इत्सुकी एक अजीब जगह पर जागता है, सोचता है कि क्या वो आखिरकार जागृत हो गया है। वो उसी ऊर्जा वाले फूल के बीच बैठा है जो असली दुनिया में बना था। एक स्टेटस स्क्रीन सामने आती है जो उसकी क्लास ऑर्डर ब्रेकर और उसकी शक्ति निर्वाण दिखाती है। लेकिन जब वो अपने गुण देखता है तो उनमें से हर एक शून्य पर होता है। हालांकि उसकी निर्वाण शक्ति चालू हो जाती है, जिससे उसके सभी आंकड़े 200 अंक बढ़ जाते हैं। हमारा लड़का समझ जाता है कि बिना लेवल बढ़ाए भी वो एक अलग तरीके से मजबूत बन सकता है। बाहर रोशनी इतनी तेज है कि वो आसपास के सभी लोगों की आंखें चौंधिया रही है। धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर से एक इंसान का साया बाहर निकलने लगता है। हिकारु को झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि बाहर आने वाला शख्स इत्सुकी है। नीले बालों वाली महिला उसके आंकड़े देखकर हैरान है और मिन्नो बोलता है, कोई शक नहीं, हमारा हीरो पूरे इतिहास का सबसे जबरदस्त नया जागृत इंसान है। स्क्रीन पर हमारे हीरो के आंकड़े देखते हैं जिसका टोटल 800 पॉइंट्स है।
स्कूल की भीड़ शोर मचाने लगती है और प्रिंसिपल इसे शानदार कामयाबी कहते हैं। लेकिन गुंडा ऊशी बहुत जल्द भुन जाता है क्योंकि इस लड़के ने उसका नाम छीन लिया। तो वो सब पर बिजली फेंकता है और इत्सुकी को एक बेकार आदमी बताता है। इसके बाद ऊशी कूदता है और हमला करने के लिए अपना नया मूव सिल्वर सरपेंट तैयार करता है। हमारे हीरो का सिस्टम इस दाव को भांप लेता है और उसे समझने के लिए ओवर मिमिक असिस्ट चालू कर देता है। एनालिसिस बार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है जबकि हमारा लड़का एकदम शांत खड़ा है। अचानक बिजली का हमला पूरी ताकत से जमीन पर पड़ता है, लेकिन किसी को नहीं लगता। सब लोग हैरान हैं क्योंकि उन्होंने एक चमक देखी और फिर इत्सुकी वहां से गायब हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता है और उस गुंडे का सिर पकड़े हुए है। एक ठंडी नजर से वो कहता है, ऊशी खुशकिस्मत है कि वो इंसान है, वरना अब तक तो राख बन चुका होता। भीड़ बस देखती रह जाती है जबकि वो गुंडा डर से सुन पड़ा है और एनालिसिस अभी भी चल रहा है। एनालिसिस लगभग पूरा होने वाला है और हमारा लड़का बस आराम से खड़ा है। आखिरकार एनालिसिस 100% हो जाता है और वो थंडरवेव सीख लेता है। अचानक एक नई चमक आती है और वहां खड़ा एक आदमी शुक्रगुजार होता है कि उसने धूप का चश्मा पहना है। स्क्रीन फिर दिखाती है कि सिल्वर सरपेंट का एनालिसिस पूरी तरह कामयाब रहा। अब हमारा एमसी नीली बिजली से घिरा हुआ है और भी ताकतवर लग रहा है। सब हैरान है क्योंकि उसकी बिजली ज्यादा तेज है और ऊशी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसके आंकड़े एक बार फिर बढ़ जाते हैं और उसका टोटल अब 840 पॉइंट्स है। अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है जब ऊपर से कुछ अजीब चीज गिरती है। आसमान में एक नया काला पत्थर दिखाई देता है जिससे चारों तरफ बैंगनी बिजली निकल रही है। नीले बालों वाली महिला सबको वहां से हटने को कहती है और मिन्नो सोचता है कि वही निशाना है। वो बहुत डरी हुई है और कहती है कि उन्हें भी भागना चाहिए क्योंकि वे लड़ने वाले नहीं है। लेकिन मिन्नो कहता है कि अगर वे भागेंगे तो सब लोग घबरा जाएंगे और फिर वो इत्सुकी की तरफ इशारा करता है। जब सारे छात्र डर के मारे भाग रहे हैं, हमारा हीरो खतरे की तरफ चल पड़ता है। वो पत्थर एक जबरदस्त टक्कर के साथ जमीन पर गिरता है जिससे ढेर सारी धूल उड़ती है। उसका दोस्त आर्कियू चिल्लाता है कि कोई खतरनाक जानवर आ रहा है, लेकिन इत्सुकी हिलता भी नहीं। आर्कियू और गुलाबी बालों वाली लड़की कहते हैं कि वो सिर्फ एक नया जागृत हुआ इंसान है और उसे लड़ना नहीं चाहिए। हमारा एमसी पीछे देखता है और शांत नजरों से उनसे उस पर भरोसा करने को कहता है। तो वे दोनों भाग जाते हैं जबकि वो लड़का अकेले इस खतरे का सामना करने की तैयारी करता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ हमारा हीरो अपनी पहली असली लड़ाई के लिए तैयार है। वो बताता है कि ये वही प्राणी है जिसने उसके माँ बाप को मारा था और ये आज का दिन उसके लिए लकी है। एक नीली आग वाला कंकाल निकलता है और स्क्रीन पर उसके आंकड़े 2985 दिखते हैं। हमारा लड़का उस स्किल को आजमाने के लिए बेताब है जो उसने अभी अभी गुंडे से कॉपी की थी। बिना देर किए वो अपनी बिजली का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस राक्षस की तरफ दौड़ता है। इत्सुकी अपने मुट्ठी में ताकत भरता है और कहता है कि वो अब किसी और को मरने नहीं देगा। फिर वो अपनी पूरी ताकत से कंकाल की छाती पर बिजली वाला मुक्का मारता है। वो वार इतना ताकतवर होता है कि आसपास की हर चीज उड़ जाती है और वो राक्षस दूर जा गिरता है। नीले बालों वाली महिला हैरान है कि इत्सुकी ने उस जानवर को एक ही वार में हरा दिया। हालांकि मेनू समझाता है कि उसकी रफ्तार अच्छी है पर यह जीतने के लिए काफी नहीं है। मेनू कहता है कि कंकाल की दूसरी स्किल नीली आग से हर उस चीज को जला देती है जिसे वो छूता है। अपने दोस्त को खतरे में देखकर रीकू और गुलाबी बालों वाली लड़की चिल्ला पड़ते हैं। इस बीच गुंडा ऊशी जोर जोर से हंसता है और कहता है ये लड़का अभी राख बनने वाला है। लेकिन हमारे हीरो का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और राक्षस के आग वाले हमले का विश्लेषण शुरू कर देता है। नीले बालों वाली महिला परेशान होती है क्योंकि लेवल 10 का जागृत इंसान भी इसे झेल नहीं पाएगा। वो उस प्रतिभाशाली लड़के के मरने का मातम मनाती है जबकि इत्सुकी जलने का तेज दर्द महसूस कर रहा है। तभी उसे अपनी माँ याद आती है जिसे मरने से पहले यही तकलीफ हुई थी। हालांकि मेनू सब कुछ शांति से देख रहा है, ये जानते हुए कि इस लड़के के पास कोई चाल है। हमारे एमसी का शरीर आग की लपटों में समा जाता है लेकिन एनालिसिस 100% हो जाता है। धूप का चश्मा पहने आदमी उम्मीद खो देता है लेकिन फिर से नीले रंग का कमल का फूल दिखाई देता है। इस एनर्जी के अंदर इत्सुकी ठीक हो जाता है और सोचता है कि अब वो कौन सी स्किल सीखेगा। स्क्रीन दिखाती है कि उसने ब्लैक आइस वॉल हासिल कर ली है और उसके आंकड़े बढ़ गए हैं। फिर वो नीला कमल का फूल हमारे हीरो के चारों तरफ जोर से चमकता है। वो उसके अंदर तैरता है, पूरी तरह से ठीक हो चुका है और पहले से ज्यादा ताकतवर है। उसके दोस्त और दर्शक खुशी से चिल्लाते हैं क्योंकि इस लड़के ने अभी अभी एक चमत्कार कर दिखाया है। वो औरत सोचती है कि ये कैसे ठीक होगा। मेन्यू कहता है कि ये बहुत ही खास तरह का शक्ति वाला है। मेन्यू जानना चाहता है कि इसके इस जबरदस्त ढंग से ठीक होने की आखिरी हद क्या है। कंकाल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फिर से अपनी नीली आग से हमला करता है। लेकिन हमारा हीरो अपनी नई क्षमता इस्तेमाल करता है और अपने शरीर के चारों ओर काले बर्फ का कवच बना लेता है। आग लड़के से टकराती है पर लगता है कि वो अपने नए बचाव से सुरक्षित है।
आग के अंदर उसका बर्फीला कवच उसे हमले से पूरी तरह बचा लेता है। फिर वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करता है और बर्फ और बिजली के एक अजगर के साथ आगे बढ़ता है। इसके बाद हमारा हीरो अपनी नई क्षमता से एक बहुत बड़ी बर्फीली तलवार बनाता है और एक ही झटके में उस खतरनाक जानवर को आसानी से काट देता है। लड़के की रफ्तार देखकर सारे छात्र हैरान रह जाते हैं। वो पल भर में गायब हुआ और तुरंत फिर से सामने आ गया। वो बदतमीज लड़का उसी को यकीन नहीं होता और वो औरत सोचती है कि क्या ये सच में कोई नया खिलाड़ी रुकी है। जो कवच और हथियार वो बनाता है वो तो भगवान की दी हुई ताकत है। उसका दोस्त रीकू उसका नाम चिल्लाता है और बहुत राहत महसूस करते हुए उसकी तरफ भागता है। जीत की खुशी में वो उसे गले लगाता है और हमारा हीरो पूछता है कि सीओ कहाँ है। रीकू कहता है कि वो यहीं थी, लगभग रो रही थी, पर लड़ाई के बाद गायब हो गई। हमारा मुख्य किरदार भेड़ की तरफ देखता है और सोचता है कि कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई। तभी मेन्यू चुआ से कहता है कि ये सारा कचरा साफ करो, क्योंकि वो इस लड़के को अपने साथ ले जा रहा है। उसका दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस उस स्मारक को छूने गई होगी। अचानक मेन्यू सामने आता है और हमारे हीरो को उसके पूरे नाम से बुलाता है। कमांडर और इतिहास का सबसे मजबूत नया खिलाड़ी आमने सामने खड़े हैं। भीड़ में फुसफुसाहट होती है कि क्या वो मेन्यू का छात्र बनेगा, लेकिन सबको लगता है कि ये नामुमकिन है। रीकू इस माहौल से घबरा जाता है और वहां से निकलने के लिए कोई बहाना बनाता है। मेन्यू फिर हमारे हीरो से कहता है कि वो एक बहुत ही खास लड़का है, इत्सु की उलझन में है और समझ नहीं पाता कि कमांडर का मतलब क्या है। तभी वो बुजुर्ग बताता है कि वो उसके दिल में गुस्सा और नफरत महसूस कर सकता है। मेन्यू इतनी नफरत की वजह जानना चाहता है और हमारा हीरो अपनी बात बतानी शुरू करता है। वो बताता है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब एक जानवर ने उसके माता पिता पर हमला किया था। उसके डरे हुए बचपन की छवि पूरी ताकत से उसके दिमाग में वापस आ जाती है। लड़का कहता है कि वो लगभग मर गया था, लेकिन एक वेकन ने उसे ठीक समय पर बचा लिया। फिर भी उसे अपनी माँ को नीली आग में जलते हुए देखना पड़ा। उसका बीता हुआ रूप बचपन पूरी तरह से मजबूर होकर बस अपनी माँ के लिए चिल्ला सकता था। उस पल लड़के ने अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को माना और वो पूरी तरह टूट गया। लेकिन फिर उसने उस शैतानी जानवर को देखा जो सारी बुराई की जड़ था, ठीक अपने सामने। नफरत से लाल आंखों से उसने कसम खाई कि एक दिन वो अपना बदला जरूर लेगा, और आंखों में आंसू लिए वो चिल्लाता है कि वो हर एक शैतान को मिटा देगा। कमांडर को अजीब लगता है कि इतनी नफरत होने के बावजूद भी ये रो सकता है। इत्सुकी कहता है कि ये आंसू उसे याद दिलाते हैं कि वो अपना लक्ष्य कभी ना भूले। इसीलिए मेनू उसे अपना छात्र बनने और सेवियर लीग में शामिल होने का न्योता देता है। वो समझाता है कि ये लीग दुनिया के सबसे बेहतरीन शक्तिशालियों का एक संगठन है। इसके अलावा सदस्यों को हथियार मिलते हैं और हर महीने 10,000 सोने का वेतन भी मिलता है। हालांकि इसके बदले उन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे आगे वाली जगह पर लड़ना पड़ता है। हमारा मुख्य किरदार को इनाम या संसाधनों की परवाह नहीं है। वो सबसे ज्यादा यही चाहता है कि उसे पहली लाइन पर जानवरों से लड़ने का मौका मिले। मेनू कहता है कि सिर्फ एक टूर्नामेंट में टॉप 100 में आने वाले ही रक्षक बन सकते हैं। हमारा लड़का फिर पूछता है कि सबसे ज्यादा पॉइंट का रिकॉर्ड क्या है, ताकि वो अपना लक्ष्य बना सके। मेनू बताता है कि रिकॉर्ड 1,15,000 पॉइंट का है, जिसे ताइवाजिन नाम के किसी आदमी ने बनाया था। हमारा हीरो याद करता है कि ताइवाजिन इंसानियत की रोशनी है और सबसे मजबूत शक्ति वाला है। बुजुर्ग चेतावनी देता है कि जिन खास है, लेकिन हमारे लड़के में भी उसके स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। एक पक्का इरादा दिखाते हुए हमारा हीरो कहता है कि वो इस ताइवाजिन को पार करके दिखाएगा। कमांडर उस लड़के को बहुत ही गंभीर नजर से देखता है। वो सोचता है कि जवान लोग इत्सुकी का पीछा कर रहे हैं, पर जंग जीतने के लिए ये काफी नहीं है। बुजुर्ग को उम्मीद है कि कोई उसे पार करेगा, जैसे क्षितिज पर नया सूरज उगता है। मीनू मुस्कुराता है, क्योंकि जिस सूरज का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार सामने आ गया है। हमारा एमसी एक बहुत बड़ी इमारत को देखता है और पूछता है कि ये क्या है। कमांडर समझाता है कि ये स्मारक इस दुनिया को जानवरों की दुनिया से जोड़ते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ उन जीवों को मारेंगे और पत्थर को छोड़ देंगे तो और जानवर आते रहेंगे। इसीलिए ये बिल्डिंग निशानियों को अलग रखती है और प्रैक्टिस करने की जगह भी है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या ये प्रैक्टिस की जगह है, और मीनू कहता है कि हाँ, ये एक स्टेज है। लेकिन वो वार्निंग देता है कि वहाँ के जानवर बहुत मजबूत हैं, इसीलिए इस जगह को नए लोगों का कब्रिस्तान कहते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि जाइन का रिकॉर्ड 3 मिनट और 14 सेकंड था। फिर वो लड़के को चैलेंज देता है कि अगर वो इसे 3 मिनट से कम में पूरा करता है तो वो उसका शिष्य बन जाएगा। बिल्डिंग के अंदर भीड़ मीनू को देखती है और सोचती है कि उसके बगल में ये नया लड़का कौन है। हमारा लड़का फिर सोचता है कि क्या ये ताइवान वाला आदमी सच में इतना फेमस है। वो एक पैनल पर देखता है और पता चलता है कि इस स्टेज के जानवरों का लेवल 10 है। तभी भीड़ आपस में बोलती है कि ये नया लड़का है और बस लड़कियों को इम्प्रेस करने आया होगा। हमारा हीरो सबको इग्नोर करता है और स्टेज में घुसने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। औरत पूछती है कि कितने लोग जा रहे हैं और वो जवाब देता है कि सिर्फ वो अकेला है।
वो बस उसके सामने खड़ा रहता है, इंतजार करता है कि उसे चैलेंज के लिए अंदर जाने दिया जाए। औरत चिढ़ जाती है और सोचती है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। आसपास की भीड़ हंसने लगती है, सोचते हैं कि लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तब इत्सुकी कहता है कि वो गलत समझ रही है, क्योंकि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसका यकीन नहीं करती और उसे वहां से जाने और नाटक बंद करने के लिए अपना नंबर देती है। एक तेज नज़र से वो उसे कहता है कि वो बात दोहराने पर मजबूर ना करे और उसे अंदर जाने दे। वो घबराकर उसे ब्रेसलेट दे देती है और वो शिकायत करता है कि उसे शुरू में ही ऐसा कर देना चाहिए था। लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं कि वो लेवल 0 पर है और लेवल 10 का स्टेज लेने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद एक लड़का कहता है कि अगर उसके पास कोई खास शक्ति भी हो तब भी उसका लेवल बहुत कम है। हमारा लड़का MC फिर गेट की तरफ चलता है ताकि वो अपना ब्रेसलेट स्कैन कर सके। उसकी एंट्री अप्रूव हो जाती है और सिस्टम जागे हुए इत्सुकी तेनमा को अंदर जाने की अनुमति दे देता है। वो तैयार होता है और कहता है कि वादा ये है कि सब कुछ 3 मिनट से कम में खत्म करना है। फिर स्क्रीन पर एक टाइमर 0 से शुरू हो जाता है और बस फिर हमारा लड़का अपनी शक्ति की रोशनी निकालता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। स्टेज के अंदर हमारा हीरो एक बहुत बड़े पत्थर की तरफ दौड़ता है। एक फोकस्ड नज़र से वो खुद को तैयार करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कुछ आ रहा है। फिर लेवल 4 का एक लकड़ी का जानवर आता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। लेकिन हमारा लड़का तुरंत बर्फ की कुल्हाड़ी निकालता है और पलटकर हमला कर देता है। वो उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और आसपास के दूसरे जानवरों को चिढ़ाता है। अचानक वैसे ही दिखने वाले बहुत सारे राक्षस हमारे हीरो को घेर लेते हैं। बाहर चोआ मेन्यू से उस स्टेज के बारे में पूछती है जो उसने लड़के के लिए चुना है। वो कहती है कि टाइवा जिन से आगे निकलना नामुमकिन है और बूढ़ा आदमी उसके शब्दों के चयन पर उसे चिढ़ाता है। वो औरत फिर याद करती है जब उसने टाइवा जिन को लेवल 97 के राक्षस को हराते हुए देखा था। उस पल उसकी आंखें ठंडी थीं और वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो कहती है कि वो बहुत बड़ी शक्ति वाले भगवान की आंखें थीं। मेन्यू मान जाता है कि लड़के में दम है, लेकिन वो अभी कच्चा हीरा है, क्योंकि अगर टाइवान भगवान है तो हमारा हीरो नफरत से भरा हुआ एक शैतान है। तभी इत्सुकी उस जानवर को हरा देता है और सोचता है ये तो बहुत कमजोर था। अचानक उसके पीछे अंधेरे से एक बहुत बड़ा साया वाला जानवर निकलता है। हमारा हीरो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और नए मॉन्स्टर पर अपनी बर्फ से हमला करता है। वो उसे आसानी से हरा देता है और सोचता है कि क्या चैलेंज में बस इतना ही था। लेकिन सिस्टम चालू हो जाता है और मॉन्स्टर में दोबारा ठीक होने की शक्ति यानी रीजनरेशन स्किल को पकड़ता है। उसकी शक्ति की जांच शुरू होती है और हमारे हीरो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो मॉन्स्टर दोबारा ठीक हो जाता है और लड़के की तरफ बहुत सारी बेलों से हमला करता है। स्क्रीन पर दिखता है कि अब मॉन्स्टर का लेवल 10 हो चुका है और हमारा हीरो समझ जाता है कि यह आसान नहीं होगा। इसलिए वो उन बेलों के हमले से बचने के लिए अपनी काली बर्फ की दीवार बना लेता है। लड़का सोचता है कि दोबारा ठीक होने की शक्ति को रोकने के लिए उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना होगा, इसलिए वो बचता है और अपनी बर्फ की तलवारों से कई बेलों को काट देता है। अगले ही पल हमारा हीरो सीधा उस जानवर के ऊपर एक मजबूत वार करता है। इस हमले से वो जानवर 2 हिस्सों में कट जाता है, लेकिन फिर भी हरा नहीं है। एक बुरी हंसी के साथ वो कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा ताकि ये दोबारा ठीक ना हो पाए। फिर हमारा हीरो अपने बर्फ के हथियार से उन दोनों हिस्सों को अलग कर देता है। इसके साथ ही वो मॉन्स्टर अनगिनत टुकड़ों में फट जाता है और हर तरफ धूल उड़ जाती है। वो थक रहा है क्योंकि इतनी देर तक बर्फ का इस्तेमाल करने से उसकी शक्ति मना कम हो रही है। लेकिन अचानक वो जानवर उन टुकड़ों से दोबारा ठीक होना शुरू हो जाता है। राक्षस उस पर हमला करता है और इतना सब होने के बाद भी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारे हीरो को दिखता है कि जैसे जैसे वो बचाव कर रहा है, जांच का प्रतिशत बढ़ रहा है। वो एक योजना बनाता है कि वो अपनी बिजली का इस्तेमाल करेगा और तब तक दूर ही रहेगा जब तक जांच पूरी ना हो जाए। जांच अब 75% पर है, लेकिन उसका समय खत्म होने वाला है। इसलिए वो इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए बिजली और बर्फ दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हमारा बंदा जानता है कि अगर जांच पूरी होने से पहले उसकी ऊर्जा मना खत्म हो गई तो उसका काम खत्म है। हमले झेलते हुए भी वो ध्यान लगाए रखता है और जांच 80% तक पहुंच जाती है। वो सोचता है कि अगर वो यहां हार जाता है तो इसका मतलब है कि वो काफी ताकतवर नहीं था। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो अपना सबसे दमदार हमला करने की तैयारी करता है। एक आखिरी कोशिश के साथ वो राक्षस पर हमला करता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। हमारा बंदा थक चुका है और उसमें लड़ने की अब कोई ताकत नहीं बची है। उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, लेकिन सिस्टम की जांच 99% तक पहुंच जाती है। हालांकि उसे दिखता है कि मस्क को ऊर्जा की जरूरत नहीं है और वो ऐलान करता है कि जीत उसकी है।
फिर जांच पूरी हो जाती है और वो लोटस एक्सप्लोजन नाम की कला सीख लेता है। ये नई क्षमता बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाती है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी ऊर्जा खर्च होती है। इसके अलावा ये उसके जख्मों को भर देती है और उसके आंकड़ों को 20 अंक तक बढ़ा देती है। इसके बाद हमारा हीरो अपनी इस नई और ताकतवर क्षमता को इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। वो अपने हाथों को एक साथ लाता है और लोटस एक्सप्लोजन की पूरी शक्ति छोड़ देता है। एक बड़ा आग का धमाका उस जीव को पूरी तरह से निगल लेता है। राक्षस टूटकर बिखर जाता है और सिर्फ धूल और राख ही बचती है। हमारा मुख्य किरदार सोचता है कि ये नई कला काफी शक्तिशाली है और वो नतीजे से खुश है। वो देखता है कि मिमिस ने उसकी ऊर्जा भी वापस भर दी है और पूरे इलाके को साफ कर दिया है। धुएं के बीच हमारे बंदे को जमीन पर एक चमकता हुआ हरा पत्थर दिखाई देता है। बाहर स्वागत करने वाली महिला बहुत घबरा रही है क्योंकि समय खत्म हो रहा है। चोआ भी सोचती है कि उसके लिए 3 मिनट से कम में जीतना नामुमकिन है, लेकिन अचानक चुनौती वाली स्क्रीन हरी हो जाती है और एक नया रिकॉर्ड दिखाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रही है। स्क्रीन फिर दिखाती है कि उसने चुनौती 2 मिनट और 14 सेकंड में पूरी की है। हमारा हीरो पोर्टल से लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है और जमीन पर गिर जाता है। रिकॉर्ड तोड़ने के बाद थका हुआ भीड़ हैरान है कि वो जिंदा बच गया और ताइवान से पूरे 1 मिनट तेज था। फिर हमारा हीरो मेन्यू की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या अब वो उसका गुरु बनेगा। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, पूरा जख्मी होने के बावजूद वो आखिरकार उन्हें प्रोफेसर कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया और चोआ देखती है कि उसके पिता इतने लंबे समय से इतने खुश नहीं हुए थे। भीड़ को अब समझ आता है कि उसने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, लेकिन फिर भी उसकी काबिलियत पर शक करती है। स्वागत करने वाली महिला एक तोहफा लेकर उसके पास आती है और उससे इतना रूखा व्यवहार करने के लिए माफी मांगती है। वो बक्सा ले लेता है और कहता है कि वो समझता है, क्योंकि एक 0 लेवल के नए खिलाड़ी का ऐसा करना वाकई लापरवाह लग रहा होगा। हमारा बंदा उसकी फिक्र के लिए उसे धन्यवाद देता है और उस तारीफ से वो महिला शर्मा जाती है। अचानक चोआ ऐलान करती है कि वो कमांडर के साथ बाहर जा रही है। वो उसे छात्र बनते ही ज्यादा घमंडी बनने के लिए डांटती है और मेन्यू मुश्किल बढ़ाने का सुझाव देता है। कमांडर कहता है कि अब वो एक ऊंचे दर्जे की चुनौती ले सकता है और लड़का उत्सुक हो जाता है। चलते हुए बूढ़ा आदमी समझाता है कि जानवरों के साथ उनका लेवल सबसे जरूरी चीज नहीं है। वो बताता है कि उनकी ताकत तय करने वाला मुख्य कारण उनकी प्रजाति है, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी बुद्धि इंसानों के बराबर या उनसे भी ज्यादा होती है। चुआ जोड़ती है कि अपनी प्रजाति के आधार पर काम सिर्फ इंसानों के पास होते हैं। वो समझाती है कि यही ऊंचे दर्जे की चुनौतियां हैं और उसकी अगली मंजिल है जिला 4। एक गहरा भाव लिए हमारा हीरो पूछता है कि क्या बुद्धिमान जानवरों को दर्द महसूस होता है। उससे एक डरावनी शक्ति निकलती है और चूहा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहा है। भीड़ टिप्पणी करती है कि जिला 4 में जाने वाला हर कोई रेई नाम के किसी आदमी की वजह से गायब हो गया। एक लड़का जोर से उसका नाम लेता है और उसका दोस्त उसे चुप कराता है, कहता है कि कहीं उन्हें ही मिटा न दिया जाए। कहीं और री किनोशितो नाम का एक लड़का आराम कर रहा है, जबकि एक बूढ़ा आदमी उसके जूते पॉलिश कर रहा है। एक विशालकाय आदमी पूछता है कि वो कब जा रहा है और री कहता है कि ये मंच उसके हैं। एक घमंडी मुस्कान के साथ वो कहता है कि लाइन में इंतजार करना आम लोगों के लिए होता है। इस बीच हमारा हीरो वो बक्सा खोलता है जो उसे मिला था और अंदर एक चमकता हुआ पत्थर देखता है। बाद में जब वो मेनू और चुआ के साथ होता है तो उसे एहसास होता है कि ये पत्थर उसी पल का है। लड़का वो चीज दिखाता है और पूछता है कि क्या कमांडर ने पहले कभी कर्म पत्थर देखा है। वो कहता है कि जानवर को हराने के बाद एक ऐसा ही लेकिन अलग रंग का पत्थर गिरा था। हमारा मुख्य किरदार फिर उस दूसरे पत्थर से तुलना करने के लिए हरे रंग का पत्थर बाहर निकालता है। चुआ हैरान है क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट कर्म पत्थर है। वो समझाती है कि कर्म पत्थरों को अनुभव पत्थर भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई जानवर हारता है तो वो एक चीज छोड़ता है जिसे कर्म कहते हैं। ये पत्थर आपको कर्म सोखने देता है, जिससे लेवल बढ़ाना आसान हो जाता है। लेकिन उसे ये अजीब लगा क्योंकि ऐसे पत्थर अपने आप नहीं बनने चाहिए। तब मेनू कहता है कि ये शायद हमारे लड़के के गिफ्ट की वजह से हुआ होगा। वो उस गिफ्ट के बारे में पूछता है और चुआ पक्का करती है कि लड़के का लेवल नहीं बढ़ा। कमांडर समझाते हैं कि कर्म सोखा नहीं गया पर वो गायब भी नहीं हुआ, इसलिए वो अनुमान लगाते हैं कि स्कूल में उस जानवर से निकला कर्म वहां मौजूद लोगों ने सोख लिया होगा। चोआ समझ जाती है कि उस जीव का अनुभव उन सब में बट गया था, लेकिन स्टेज के अंदर कर्म जम गया क्योंकि उसे कहीं और जाने की जगह नहीं मिली। फिर चोआ पूछती है कि अगर उसका लेवल नहीं बढ़ सकता तो उसके स्टैट्स कैसे बढ़ते हैं। मीनो तब चोआ को उसके स्टैट्स के बारे में फालतू सवाल पूछने के लिए डांटता है। वो ये भी बताता है कि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है और चोआ लड़के का ध्यान रखेगी।
फिर वो बूढ़ा आदमी 4 आदेश देता है, जैसे कि सब कुछ राज रखना और 6 स्टेज पार करना। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए आदेश मान लेता है और अपने नए गुरु को अलविदा कहता है। डिस्ट्रिक्ट 4 में सूट पहने कुछ लोग दूसरे शक्तिशाली लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं। 2 लड़के गुस्से में हैं और कहते हैं कि वो अमीर हैं, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे। उनमें से एक गिल्ड को सब कुछ बताने की धमकी देता है, लेकिन तभी परछाई से एक बड़ा मजबूत आदमी बाहर निकलता है। अचानक वो बड़ा आदमी एक नौजवान पर बहुत तेज मुक्का मारता है। वो लगातार वार करता रहता है, जिससे बेचारे लड़के को पलटकर लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो मजबूत आदमी आखिरी बार इतनी जोर से करता है कि नौजवान हवा में उड़ जाता है। उसका दोस्त हैरान है क्योंकि उसकी अर्थ स्पाइक स्किल ने भी उसे खरोच तक नहीं पहुंचाई। वो बड़ा आदमी एक ऐसी क्षमता इस्तेमाल करता है जिससे उसकी चमड़ी धातु जितनी सख्त हो जाती है और वो आगे बढ़ता है। नौजवान घबरा जाता है क्योंकि उसकी तकनीक तो किसी भी चीज को भेद सकती थी, पर यहां काम नहीं आई। बिना दया दिखाए वो मजबूत आदमी नौजवान की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। फिर वो उसे जोर से जमीन पर पटकता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। भीड़ उसे तोकुओगा के रूप में पहचानती है, जो राजी किनोसेटा के 4 स्तंभों में से एक है। फिर वो धमकी देता है कि जो कोई भी बिना इजाजत स्टेज में घुसने की कोशिश करेगा या जो विरोध करेगा, उसका भी वही हाल होगा जो जमीन पर पड़े इन दोनों का हुआ है। सूट पहने उसके साथी उससे कहते हैं कि छात्रों के साथ ज्यादा सख्ती ना करे, लेकिन टेकेरू सिर्फ घुर्राता है और नफरत से उस नौजवान को जमीन पर गिरा देता है। तभी हमारा हीरो और उसके साथी आते हैं और गिरे हुए लड़कों में से एक की मदद करते हैं। भीड़ सोचती है कि लेवल 0 होने के बावजूद उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब वो गया काम से। टेरू बहुत गुस्सा हो जाता है और उस नए लड़के पर चिल्लाता है कि यहां से चला जा, नहीं तो तेरी भी पिटाई होगी। हमारा लड़का समझ जाता है कि अंदर जाने के लिए उसे टेरू को हराना होगा। चोआ बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है क्योंकि उसके गुरु ने उसे वही करने को कहा था जो उसे सही लगे। तो उसने उसे कहा कि वो जख्मियों का ध्यान रखे जबकि वो स्थिति को संभालता है। टेरू को लेवल 0 वाले बच्चे की इतनी हिम्मत देखकर चिढ़ होती है और उसके चारों ओर लाल रंग का तेज फैल जाता है। वो शेखी बघारता है कि उसका लेवल 12 है और उसके पास 600 से ज्यादा स्टैट पॉइंट है। फिर भी हमारे हीरो से जो दबाव आ रहा था, उससे वो मजबूत आदमी तनाव में आ जाता है। जब वो देखता है कि लड़का सीधे उसी की तरफ दौड़ रहा है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंख की पुतली में हमारा हीरो हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। उसे प्रतिक्रिया करने का मौका ना देते हुए वो सीधा उस गुंडे के चेहरे पर एक मुक्का मारता है। भीड़ हैरान है क्योंकि लेवल 0 के लिए उसकी रफ्तार एकदम अविश्वसनीय है। हमारे हीरो की मुट्ठी जोर से टेरू के धातु जैसे चेहरे में धंस जाती है। हालांकि वो मजबूत आदमी उसकी बांह पकड़ लेता है और लड़के की रफ्तार की तारीफ करता है। फिर वो कहता है कि उसमें ताकत की कमी है और पलटवार करके उसे दूर फेंक देता है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि उसे अपनी फुर्ती बढ़ाने के लिए अपनी थंडरवेव क्षमता इस्तेमाल करनी होगी। उसका सिस्टम फिर उस मेटलाइजेशन स्किल का विश्लेषण करने के लिए मिमेसिस को चालू कर देता है। वो खड़ा होता है और समझता है कि जीतने के लिए उसे इस लड़ाई को गंभीरता से लेना होगा। उसकी योजना है कि वो हमलों से बचेगा और दुश्मन के नरम हिस्सों को निशाना बनाएगा। रफ्तार का एक जोरदार झटका लेकर हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत से उस मजबूत आदमी की तरफ बढ़ता है। टेरू उसे कमजोर कहता है और बोलता है कि उसमें न तो ताकत है और न ही रफ्तार। हमारा लड़का तब और ज्यादा तेज होने के लिए थंडरवेव इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो अपनी बिजली निकालता है और बिजली के तत्व को देखकर टेकरू चौंक जाता है। फिर बिजली वाले मुक्कों की बौछार दुश्मन पर पड़ती है और विश्लेषण की पट्टी एनालिसिस बार तेजी से ऊपर चली जाती है। भीड़ को समझ नहीं आ रहा है कि वो दूसरी क्लास की ताकतें कैसे इस्तेमाल कर रहा है और उसकी रफ्तार देखकर सब हैरान है। टेकरू बेचैन हो जाता है क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा है और उसे डर है कि वो लड़ाई हार जाएगा। वो अपने गुंडों को मदद के लिए चिल्लाता है, पर वो लोग कुछ नहीं करते। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उस पहलवान ने अपनी सबसे ताकतवर चाल इस्तेमाल करने का फैसला किया। गुस्से में दहाड़ते हुए वो बदलने के लिए अपनी सारी शक्ति बाहर निकालता है। उसका पूरा शरीर लोहे का बन जाता है और वो हमारे हीरो को धन्यवाद कहता है कि उसने उसे और ताकतवर बनने पर मजबूर किया। वो घमंड से कहता है कि अब उसकी बचाव क्षमता 500 पॉइंट से ऊपर हो गई है और वो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। एक शैतानी नजर से देखते हुए वो धन्यवाद के तौर पर जल्दी और बिना दर्द वाली लड़ाई खत्म करने का वादा करता है। भीड़ उम्मीद छोड़ देती है। उन्हें लगता है कि इस बचाव को तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन हमारा हीरो अंदाजा लगाता है कि इस बदलाव में बहुत सारी ऊर्जा माना खर्च होती है। टक्करू उस लेवल 0 वाले नए लड़के की तेज समझदारी देखकर हैरान हो जाता है। उसका विश्लेषण 100% सही हो जाता है और लड़का कहता है कि वो इसे पल भर में खत्म कर देगा। अचानक नीला कमल का फूल दिखाई देता है और चोआ जान जाती है कि वो और मजबूत हो गया है। लोग सोचते हैं कि वो ऐसी ताकत स्किल से कैसे जीतेगा जो हमले जैसी लगती ही नहीं है। वो भेदक गोला सीखता है जो डिफेंस को नजरअंदाज कर देता है, पर बहुत धीमा है। एक पक्के इरादे से देखते हुए हमारा हीरो कहता है कि वो उस पहलवान का बचाव पूरी तरह से तोड़ देगा। उसके आंकड़े बढ़ जाते हैं और भेदक गोला मिलते ही वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर वो गोला बनाता है और टक्करू को चुनौती देता है कि वो इस हमले से बचकर दिखाए।
भीड़ हैरान है कि एक लेवल 0 की ताकत लेवल 12 के बचाव को तोड़ रही है। फिर छोटा बैंगनी गोला हवा में धीरे धीरे तैरना शुरू करता है। वो धीमी रफ्तार से भीड़ के बीच से गुजरता हुआ दुश्मन की तरफ जा रहा है। लोगों को यह हमला कमजोर लगता है और वो उस छोटे से गोले का मजाक उड़ाते हैं। टक्करू भी हंसता है और कहता है कि इतना कमजोर हमला उसे गुदगुदी भी नहीं करेगा। वो पूरा आत्मविश्वास से खड़ा रहता है, ये सोचकर कि यही लड़के की आखिरी चाल है। अचानक गोला उसकी छाती पर लग जाता है। उसे ठीक से पता भी नहीं चलता। वो पहलवान चौंक जाता है कि उसका लोहे का बचाव आसानी से छेद दिया गया है। दर्द की चीख के साथ वो देखता है कि गोला उसके शरीर से आर पार निकलकर दूसरी तरफ आ गया है। हमारा हीरो कहता है कि उसने सिर्फ उसके हाथ को छुआ क्योंकि वो इंसान है, नहीं तो खेल खत्म हो जाता। फिर वो गुंडों से कहता है कि इस बड़े आदमी को अस्पताल ले जाओ और यहां से निकल जाओ। एक गंभीर नजर से देखते हुए लड़का एक बार फिर दोहराता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, वो हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। सूट पहने हुए आदमी अपने बॉस को पकड़ते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। जीत पक्की होने पर भीड़ खुशी से चिल्लाती है और चोआ बहुत गर्व महसूस करती है। जिन लड़कों को पहले मारा गया था वो हमारे हीरो को एक ग्रुप पार्टी बनाने के लिए बुलाते हैं। वो बात करते हैं क्योंकि वहां के राक्षसों का बचाव टक्करू जितना ही मजबूत है। हमारा लड़का समझता है कि ये जगह उसकी नई ताकत को तेज करने के लिए एकदम सही है। लड़के उलझन में हैं और पूछते हैं कि वो कौन सा विकल्प चुनेगा। एक गंभीर नजर से हमारा हीरो कहता है कि वो अकेले ही स्टेज में जाना पसंद करेगा। उन्हें लगता है कि वो अकड़ दिखा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टक्करू के पहलवान को हराया है। निराश होकर वो लड़का कहता है कि वो किसी और ग्रुप की तलाश करेगा क्योंकि वो उनके लायक नहीं है। चोआ उसकी ऊर्जा माना के बारे में चिंता करती है, पर हमारा हीरो उसे चिंता न करने को कहता है। वो थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि उसके पिता से उसे डांटना पड़े। जाने से पहले चोआ चेतावनी देती है कि पत्थर के राक्षस बड़े समूहों में घूमते हैं। हमारा लड़का फिर स्टेज में जाता है और सिस्टम उसकी एंट्री को स्वीकार कर लेता है। वो हैरान है क्योंकि राक्षसों की संख्या उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। स्टेज के अंदर पत्थर के गोलमों की एक भीड़ लड़ाई के लिए उसका इंतजार कर रही है। स्क्रीन दिखाती है कि मूर्तियां लेवल 9 की हैं और अपनी सारी ऊर्जा को बचाव डिफेंस में बदल देती हैं। हमारा हीरो फिर अपना भेदक गोला तैयार करता है ताकि वो स्किल के निष्क्रिय प्रभाव पैसिव को जान सके। वो ताकत चालू करता है और उसके हाथ में एक बैंगनी ऊर्जा का गोला दिखाई देता है। गोला आगे बढ़ता है और ठीक उसके सामने एक पत्थर के गोलम पर वार करता है। राक्षस हार जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि गोले की रफ्तार बढ़ गई है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता था क्योंकि स्किल का निष्क्रिय प्रभाव काम कर गया है। वो और पत्थर के जीवों से घिरा हुआ है, लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं दिखता। अपनी बिजली वाली ताकत चालू करके वो कहता है कि धीमी गति वाले दुश्मन उसके नए गोले के लिए एकदम सही है। हमारा हीरो फिर 2 और राक्षसों को हराता है और उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। सिर्फ 3 दुश्मन बचे हैं और स्टेज का बॉस अभी तक नहीं आया है। हमारा हीरो अपना भेदक गोला इस्तेमाल करके एक साथ 2 को खत्म करने की तैयारी करता है। फिर वो बची हुई अपनी ऊर्जा से हमला लॉन्च करता है और गोला तेजी से उड़ते हैं। इसके बाद लड़के ने ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और जानबूझकर जमीन पर कूद गया। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने राक्षसों पर चिल्लाकर कहा कि वो उसका वार खाएं। वो जामुनी शक्ति सीधे एक गोलेम को लगी और उसके शरीर के आर पार हो गई। सिस्टम ने पुष्टि की कि दोनों हार गए हैं और भाले की रफ्तार बढ़ गई। हमारा हीरो जमीन पर गिर गया क्योंकि उसकी सारी शक्ति माना खत्म हो चुकी थी। वो थक गया था। उसने थोड़ा आराम किया और हिसाब लगाया कि अब उसका गोला 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। स्क्रीन दिखाती है कि स्किल की रफ्तार 500% तक बढ़ सकती है, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगती है और एक विशाल पैर उसके सामने जोर से जमीन पर पड़ता है। इस झटके से धूल का बादल उड़ता है और लड़का तुरंत सतर्क हो जाता है। फिर स्टेज का बॉस बाहर निकलता है और अपनी विशालता बढ़ाने वाली स्किल चालू करता है। उसके आंकड़े 15 लेवल के हैं और कुल 777 पॉइंट है। हमारा हीरो उसका आकार देखकर हैरान हो जाता है और अपनी फुर्ती बढ़ाने के लिए बिजली का उपयोग करता है। वो उस विशाल शरीर पर दौड़ता है और सोचता है कि क्या उसका गोला इसे भेद पाएगा। एक योजना बनाकर उसने तय किया कि वो राक्षस के सिर पर निशाना लगाएगा। फिर हमारा लड़का गोलेम के चेहरे की तरफ छलांग लगाता है और एक मौका ढूंढ लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि गोला बहुत छोटा है और शायद ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तब वो दैत्य अपना सिर घुमाता है और हवा में मौजूद हमारे हीरो पर हमला करने की तैयारी करता है। बचने का कोई रास्ता न देखकर लड़का समझ जाता है कि अब उसके लिए हालात काफी खराब हो गए हैं। आखिरी सेकंड में हमारा हीरो हमले से बचने के लिए अपनी काली दीवार का इस्तेमाल करता है। इस टक्कर से वो पूरी ताकत से जमीन पर गिरता है और उसे उस दैत्य की शक्ति का एहसास होता है। मार खाते हुए भी वो समझता है कि राक्षस उसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। उसका सिस्टम चालू होता है और दुश्मन की विशालता वाली स्किल का विश्लेषण करना शुरू कर देता है।
दूसरी तरफ एक गुर्गा अपना फोन उठाता है और खबर सुनकर चौंक जाता है। रीक किनेसेटा उस शोर से परेशान हो जाता है और उस आदमी को चुप रहने को कहता है। गुर्गा माफी मांगता है और री पूछता है कि इतना हंगामा क्यों है। वो फिर बताता है कि किसी ने टीयरू को हरा दिया है और जबरदस्ती स्टेज में घुस गए हैं। राय गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका चेला हमेशा अपने अभेद्य बचाव के बारे में डींगे मारता रहता था। उसका गुर्गा कहता है कि 30 लेवल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के पास वहां जाने का समय नहीं होगा। वो ये भी सोचता है कि 10 लेवल के किसी नौसिखिए के लिए उस जानवर को हराना नामुमकिन है, लेकिन राय उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वे खुद वहां जाकर हालात संभालेंगे। गुस्से भरी नजर से वो गुर्गे को जल्दी करने को कहता है और कहता है कि उसे बात दोहरानी ना पड़े। वो आदमी तुरंत आज्ञा मानता है और रिया उन्हें सबक सिखाने के लिए जाने को तैयार हो जाता है। वो अपना कोट पहनता है और कसम खाता है कि वो उन घुसपैठियों को परेशान करने का पछतावा कराएगा। वापस लड़ाई पर आते हैं। विश्लेषण 100% पर पहुंच जाता है और लड़के को राहत मिलती है। नीले रंग का कमल का फूल दैत्य के सिर पर दिखाई देता है और तेजी से चमकता है। विशालता वाली स्किल का विश्लेषण खत्म हो जाता है, लेकिन उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। इसके बजाय उसका भेदने वाला गोला लेवल अप हो जाता है और उसे नए असर मिलते हैं। अब वो गोले का आकार बढ़ा सकता है और रफ्तार बढ़ाने वाला फायदा दोगुना हो गया है। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो कहता है कि ये अपनी नई क्षमता को आजमाने का समय है। उसके आंकड़े और 20 पॉइंट बढ़ जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे मजबूत भेदने वाला गोला बनाता है जितना वो बना सकता था। गोले की शक्ति तेजी से नीचे आती है और दैत्य के सिर के ठीक बीच में लगती है। हमला इतना जबरदस्त होता है कि वो पूरे राक्षस के आर पार निकल जाता है और जमीन में एक गड्ढा कर देता है। अपनी शक्ति शून्य होने पर वो मजाक करता है, ये सोचते हुए कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। सिस्टम उसे बताता है कि गोलेम हार गया है और गोले की रफ्तार अब दोगुनी हो गई है। वो हिसाब लगाता है कि अगर वो 2 बार और स्टेज पार कर ले तो उसकी स्किल एक कार जितनी तेज हो जाएगी। हमारा हीरो फिर महसूस करता है कि उसकी स्किल की निष्क्रिय असर काफी फायदेमंद है, क्योंकि कमल का विस्फोट उसकी बाकी सभी क्षमताओं की सीमा बढ़ा देता है। इस वजह से वो सपना देखता है कि एक दिन वो मीलों दूर से दुश्मनों पर हमला कर पाएगा। बाहर स्क्रीन दिखाती है कि ये चुनौती सिर्फ 3 मिनट में पूरी हो गई। भीड़ हैरान है क्योंकि 5 लोगों के समूह को भी 10 मिनट से ज्यादा लग जाते। वे सोचते हैं कि ये अभी भी 0 लेवल पर कैसे है और क्या ये घोषणा कोई गलती थी। चो प्रभावित है कि उसने स्टेज को बिना किसी चोट के पार कर लिया और फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो उसे उसकी रफ्तार के लिए बधाई देती है और वो कहता है कि यह आसान था क्योंकि वो बचाव को नजरअंदाज कर सकता था। एक जेड हरे रंग की तितली उसकी उंगली पर आकर बैठती है और वो पूछता है कि ये क्या है। चोआ बताती है कि उसका काम शिकागामी उपयोगकर्ता का है और ये तितली उसकी है। हमारा हीरो शिकागामी की खूबसूरती देखकर मोहित हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। फिर वो मौका देखकर पूछता है कि और किस किस तरह के जॉब्स होते हैं। जो बताती है कि काम यानी ये जॉब्स 4 मुख्य हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले हैं एलिमेंटलिस्ट, जो कुदरत के 7 तत्वों में से किसी एक को संभालते हैं। स्कूल वाला वो गुंडा भी ऐसा ही था जिसके पास बिजली का तत्व था और जिसे उसने अभी हराया, टकारू, वो मेटल टाइप का एलिमेंटलिस्ट था। दूसरे तरह के लोग हैं शिकागामी यूजर, जो लड़ने के लिए जीव जंतुओं को बुलाते हैं। चोआ कहती है कि उसका शिकागामी उसके साथ तब से है जब से वो एक अवेकेंट के तौर पर पैदा हुई थी। फिर वो पूछती है कि क्या उसे इन पहले 2 क्लासों के बारे में कोई सवाल है। हमारा हीरो ध्यान देता है कि उसका शिकागामी लेवल 15 पर है और वो खुद सिर्फ लेवल 6 पर है। चोआ ये सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है और सोचती है कि क्या इसमें बारीकी समझने की अक्ल नहीं है। वो समझाती है कि शिकागामी भी तजुर्बा एक्सपीरियंस लेकर लेवल बढ़ाते हैं। वो गुस्से वाली नज़र से देखता है और कहता है कि इसका मतलब लड़ाई में इंसान को निशाना बनाना आसान है। चा उसके अंदर से आ रही उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से डर जाती है और सोचती है कि क्या हुआ इसे। हमारा लड़का फिर उसे आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 2 ही क्लास बताए हैं। तीसरी क्लास सबसे रहस्यमयी है क्योंकि उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। चोआ बताती है कि ये हमारे हीरो की क्लास है जिसका नाम है ऑर्डर ब्रेकर। और रहस्य इसलिए है क्योंकि इन सब की शक्तियां पूरी तरह से अलग अलग होती हैं। इनमें ऐसे ब्रेकर्स भी होते हैं जो अपने शरीर का साइज कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ तक कि अनगिनत क्लोन भी बना सकते हैं। इन सब के ऊपर इस क्लास की शक्तियां जी रैंक की होती हैं, जो दूसरों के एस रैंक से भी ऊपर है। क्योंकि ये शक्तियां खास होती हैं, अगर कोई दुश्मन उनकी ताकत का पता लगा ले तो हथियार बेकार हो जाता है। चोआ फिर कहती है कि वो तो ब्रेकर्स के बीच में भी एक अजीब किस्म का है। हमारा हीरो कहता है कि प्रोफेसर यहाँ नहीं है, इसलिए बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आखिरी क्लास के बारे में पूछता है और चोआ मुस्कुराने से पहले थोड़ा सस्पेंस बनाती है। वो कहती है कि ये सजा है क्योंकि उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो मान जाता है और वो बात बदल देती है। कहती है कि जिस स्टूडेंट को उसने बचाया था वो ठीक है। वो पूछती है कि अब वो क्या करेगा और लड़का कहता है कि वो और ज्यादा स्टेजेस पार करना चाहता है। चा उसे चेतावनी देती है कि स्टेजेस का एक कूल डाउन टाइम होता है, कम से कम 2 दिन का। वो हैरान होता है और समझ जाता है कि इसीलिए वो किनेटा नाम का लड़का सारे स्टेजेस पर कब्जा कर पाता है। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्टेज है जहां बहुत सारे राक्षस हों ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सके। वो शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि उसे उसके लिए बिल्कुल सही जगह पता है। वो उसे लोकास डेजर्ट ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां 1000 से ज्यादा राक्षस है।
चाओ उसे चेतावनी देती है कि बिना एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल के ये मुश्किल होगा, लेकिन वो चुनौती मान लेता है। उसे याद आता है कि उसने अभी तक उसके सामने लोटस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल नहीं किया है। चेतावनी के बावजूद वो उसके आत्मविश्वास से हैरान होती है और उसे जाने देती है। वहां के लोग सोचते हैं कि ये तो मौत को गले लगाने जा रहा है और वो सब वहां से जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद राय उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। उसका आदमी बताता है कि जिसका पता लगाना था वो तो 30 मिनट में स्टेज पूरा करके जा चुका है। राय बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया। फिर वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि हंटिंग डॉग को बुलाओ ताकि वो माना ऊर्जा को ट्रैक कर सके। भयंकर नफरत से भरा हुआ वो कसम खाता है कि वो उसे जिंदा पकड़ेगा ताकि उसे तड़पा सके। एक गली में वो नौजवान जिसे पहले पीटा गया था छिपा हुआ है और मिशन लेने का पछतावा कर रहा है। वो नौजवान गली में छिपा रहता है, सोचता है कि वो भागने के कामयाब हो गया और अब सुरक्षित है। लेकिन अचानक लाल आंखों वाला एक बहुत बड़ा भेड़िया आता है और उस पर हमला कर देता है। वो जानवर जोर से काटता है और उसे हवा में उठा लेता है। लड़के को बचाव का कोई मौका नहीं मिलता। हंटर डॉग वहां आता है और कहता है, लगता है इस नौजवान को कुछ कहना है। बेचारा लड़का सोचता है कि वो पकड़ा कैसे गया, और शिकारी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। वो कहता है कि उसके भेड़िए, जिसका नाम डेथ है, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। वो शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है। हंटर डॉग अपना नाम चार्ल्स बताता है और बताता है कि उसका भेड़िया ही डेथ है। नौजवान जान की भीख मांगता है और जोर जोर से रोता है कि उसे मारा ना जाए, लेकिन चार्ल्स कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि किनोशट्टा उस पर गुस्सा हो जाएगा। एक शैतानी नज़र से देखते हुए वो कहता है कि डेथ ने बहुत समय से इंसानी गोश्त नहीं खाया है। फिर वो अपने भेड़िए को खाने का मज़ा लेने को कहता है और जानवर उस पर झपट पड़ता है। जब सब खत्म हो जाता है तो चार्ल्स अपने भेड़िए को बधाई देता है कि आखिर उसका लेवल बढ़ गया। स्क्रीन पर दिखता है कि उसका शिगामी अब लेवल 16 पर पहुंच गया है और उसे नई शक्तियां मिली हैं। उसे एक फ़ोन आता है और वो बताता है कि काम हो गया है और टारगेट को ख़त्म कर दिया गया है। चार्ल्स को फिर पता चलता है कि नया शिकार टिड्डी के रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। वो अपने भेड़िए को बुलाता है और कहता है कि एक नया शिकार शुरू होने वाला है। इसी बीच हमारा हीरो उस जगह पहुंचता है और सोचता है कि क्या ये सही जगह है। उसे हर जगह गेहूं के खेत दिखते हैं और उसे शक होता है कि यहाँ इतनी सारी टिड्डियाँ होंगी। चोरे समझाती है कि ये जानवर उसी जगह पर हमला करने के लिए चुनते हैं जो उन्हें पसंद होती है। वो ये भी चेतावनी देती है कि ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट तक नहीं है। हमारे हीरो को ये अजीब लगता है क्योंकि ये 13वां लेवल पिछली जगह से कम है। चोआ समझाती है कि फ़र्क ये है कि यहाँ की टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। एक छोटी सी गलती और जागा हुआ आदमी अनगिनत कीड़ों के झुंड से घिर जाता है और आखिर में वो आदमी टिड्डी का खाना बन जाता है। बस एक कंकाल ही बचता है कहानी बताने के लिए। मुस्कुराते हुए हमारा आदमी कहता है कि राक्षसों से भरी जगह ठीक वही है जो वो चाहता था। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो इतनी जल्दी कीड़े का खाना बनने के लिए परेशान नहीं है। चोआ उसका आत्मविश्वास देखती है और उसे अकेले उस जगह के पोर्टल में जाते हुए देखती है। वो सोचती है कि अगर वो सफल नहीं होता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उसने उसे वो सब बता दिया था जो वो जानती थी। लेकिन अचानक उस औरत को याद आता है कि वो उसे अनंत रिस्पॉन के बारे में चेतावनी देना भूल गई थी। घबराकर वो फैसला करती है कि वो उस जगह में घुसकर उसे समय रहते चेतावनी देगी। हालांकि जैसे ही वो मुड़ती है, शिकारी कुत्ता चार्ल्स और उसका भेड़िया उसके सामने आ जाते हैं। एक खतरनाक मुस्कान के साथ चार्ल्स कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। उस जगह के अंदर हमारा हीरो गड़बड़ी के बारे में शिकायत करता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। वो उन कीड़ों को आवाज लगाता है और कहता है, सफाया शुरू करने का समय आ गया है। खेत के बीच में रखा एक बिजूका विशाल टिड्डियों के झुंड को अपनी तरफ खींचता है। स्क्रीन पर दिखता है कि वे लेवल 1 और 2 के हैं, लेकिन वे जरूरी शर्तें पूरी करते हैं। हमारा हीरो देखता है कि कीड़ों की एक अजीब सी संख्या उसकी तरफ उड़ रही है, लेकिन उसके लिए ये एकदम सही है क्योंकि इससे उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए वो एक आग का कमल बनाता है और अपनी एरिया ऑफ इफेक्ट वाली स्किल इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपनी बर्फ की कवच पहने हुए वो हमला करने से पहले कीड़ों के करीब आने का इंतजार करता है। एक चिल्लाहट के साथ हमारा हीरो अपने कमल का धमाका शुरू करता है और ऊर्जा छोड़ता है। एक बड़ा धमाका पूरे खेत में फैल जाता है और एक ही बार में सैकड़ों टिड्डियों को हरा देता है। वो वहीं खड़ा रहता है जबकि कीड़े धूल में बदल जाते हैं और सिस्टम मारने की पुष्टि करता है। अब उसकी स्किल की रेंज 10.5 मीटर हो गई है और उसने पहले ही 110% जमा कर लिया है। वो हिसाब लगाता है कि अगर वो हर बार 100 को हराता है तो वो अपनी मैना लगभग फुल होने के साथ अपनी रेंज को 1000% तक बढ़ा सकता है। वो पिछली जगह के कूलडाउन समय पर अफसोस करता है। अचानक उसे एहसास होता है कि चुनौती सफल होने का संदेश नहीं आया है। उसका सिस्टम शुरू हो जाता है और मात्र शक्ति की इच्छा नाम की एक नई स्किल का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या धमाके के बाद कोई बचा भी है। तभी टिड्डियों का एक नया झुंड जमीन से निकलता है और उसकी तरफ हमला करने आता है। वो खुद को डांटता है कि उसने सोचा कि इस जगह पर कोई बॉस नहीं होगा। शुक्र है वो स्किल की रेंज बढ़ा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बॉस कहाँ है।
कोई और रास्ता ना देखकर वो छोटे मोटे कीड़ों को खत्म करता रहता है जब तक कि बड़ा बॉस सामने नहीं आ जाता। एक और धमाके के साथ वो कीड़ों की एक और लहर को हराता है और अपना बोनस बढ़ाता है। अब उसकी स्किल का व्यास 16 मीटर हो गया है और वो इस प्रभाव से बहुत खुश है। लेकिन इतने सारे झुंडों के बावजूद भी उस जगह का बॉस अभी तक सामने नहीं आया है। अचानक वो जमीन के नीचे टिड्डियों के कई अंडों को फूटते हुए देखता है और ठीक उसके बाद कीड़ों का एक नया झुंड हमला करने के लिए धरती से बाहर निकलता है। नई स्किल का विश्लेषण 27% तक पहुंच गया है और वो लड़ना जारी रखता है। जैसे जैसे उसकी माना कम होती जाती है वो हिसाब लगाता है कि उसके पास केवल 9 धमाके और बचे हैं। अपनी बर्फ की कवच के साथ हमारा हीरो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी बार वापस आते हैं। वो कसम खाता है कि वो हर उस टिड्डी का सफाया कर देगा जो आने की हिम्मत करेगी। फिर वो एक और कमल का धमाका करता है और कीड़ों के एक और झुंड को हरा देता है। स्क्रीन पर कई संदेश आते हैं जो राक्षसों को खत्म करने की पुष्टि करते हैं। वो हमला करता रहता है और उसकी एरिया ऑफ इफेक्ट वाली स्किल का मल्टीप्लायर और ज्यादा बढ़ता जाता है। अब उसके कमल के धमाके का व्यास 54.5 मीटर हो गया है। वो पहले ही कीड़ों की 9 लहरों को हरा चुका है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक और हमले के लिए मैना बची है। फिर भी टिड्डियां आती रहती हैं और ऐसा लगता है कि वे कभी खत्म नहीं होंगी। वो नाराज हो जाता है क्योंकि उस जगह का बॉस अभी तक लड़ने के लिए सामने नहीं आया है। हमारा हीरो पीछे हटने के बारे में सोचता है, लेकिन इस विचार को छोड़ देता है क्योंकि ये हारने वाली की सोच होगी। एक पक्के इरादे के साथ वो कहता है कि चाहे कितने भी आ जाएं, वो उन सबको खत्म कर देगा। उसने फिर अपना आखिरी कमल का विस्फोट किया और बाकी बची सारी ऊर्जा इस्तेमाल कर ली। थककर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और समझा कि उसकी ऊर्जा अब खत्म हो गई है। पर उसे हैरानी हुई कि टिड्डियों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। क्षमता का विश्लेषण 91% तक पहुंच गया था और उसे एक तरीका नजर आया। अचानक उसे समझ आया कि बॉस की क्षमता अनगिनत पैदावार की है। फिर स्क्रीन पर टिड्डी रानी दिखाई देती है जो बहुत बड़ी संख्या में अंडे दे सकती है। वो जानता है कि अगर उसने असली स्रोत को नहीं मारा तो वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक खुद गिर ना जाए। विश्लेषण आखिरकार 100% तक पहुंचता है और ऊर्जा का एक नीला गोला दिखाई देता है। उसे मोनोसेंस नाम की क्षमता मिलती है जिससे वो ऊर्जा के बहाव को महसूस कर सकता है। इस नई क्षमता से वो समझता है कि उसकी पता लगाने की सीमा 1000 मीटर से भी ज्यादा है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये क्षमता इस स्तर पर लेवल बढ़ाने फार्मिंग के लिए एकदम सही है, लेकिन वो जल्दी खत्म करना चाहता है क्योंकि वो चौआ को ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना चाहता। उसके गुण स्टैट्स 10 पॉइंट और बढ़ जाते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। स्क्रीन दिखाती है कि उसके कुल गुण अब 1120 पॉइंट है। फिर वो स्टेज बॉस का पता लगाने के लिए अपनी ऊर्जा समझ का इस्तेमाल करता है। क्षमता सक्रिय करते ही उसे आखिरकार छिपी हुई टिड्डी रानी मिल जाती है। उसकी आंखें चमकती हैं। वो कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है और हमले की तैयारी करता है। वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ रानी की तरफ अपना भेदने वाला गोला फेंकता है। बैंगनी गोला तेजी से उठता है और वो चिल्लाता है कि छिपना बेकार है। कमल की निष्क्रिय क्षमता के कारण उसका गोला अब 120 मीटर दूर से भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हमला सीधे टिड्डी रानी को लगता है। उसे बचाव का कोई मौका नहीं मिलता। गोला उसे भेद देता है। राक्षस वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो बिजली के साथ उसके सामने प्रकट हो जाता है। विजयी मुस्कान के साथ वो कहता है ये मात है और आखिरी वार की तैयारी करता है। वो अपनी बर्फीली तलवार का इस्तेमाल करता है और रानी को एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट देता है। रानी के हारते ही टिड्डियों का झुंड पूरी तरह से अराजकता में डूब जाता है। हमारा हीरो फिर कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वे सब भी अपनी मां से मिलने वाले हैं। उसकी आग के साथ वो बाकी बचे पूरे झुंड को एक बार में खत्म करने की तैयारी करता है। उसके कमल के विस्फोट का दायरा अब 65.5 मीटर हो गया है। स्क्रीन दिखाती है कि उसके भेदने वाले गोले की सीमा भी बढ़कर 131 मीटर हो गई है। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो कहता है कि कटाई शानदार रही और वो वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। स्क्रीन फिर दिखाती है कि उसने 17 मिनट और 7 सेकंड के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो सोचता है कि चो जरूर बहुत चिंतित होगी और उसे उसकी डांट पड़ने वाली है। फिर भी उसे उसका गंभीर अंदाज प्यारा लगता है और वो माफी मांगने के लिए पोर्टल से बाहर निकलता है। पर अचानक उसकी आंख लाल हो जाती है और उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। बाहर शिकारी कुत्ता चूहा को गर्दन से बंधक बनाए हुए है। चार्ल्स कहता है कि अगर वो अकेली जिंदा बच गई तो जरूर वो वही इंसान होगी जिसे रे ढूंढ रहा है। हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है और शिकारी को कहता है कि वो अभी उसके गंदे हाथ हटाए। खलनायक फिर हंसता है और उसे घमंडी नौसिखिया कहता है क्योंकि वो बिजली सक्रिय होने के बावजूद सिर्फ 0 लेवल का है। हमारा नायक अपनी पूरी ताकत से दुश्मन की तरफ दौड़ता है। चार्ल्स उसकी तेजी से चौंक जाता है और उसे मौत नजदीक आती महसूस होती है, लेकिन भेड़िया डेथ बीच में कूद पड़ता है और अपने मालिक के लिए बिजली का मुक्का झेल लेता है। सिस्टम सक्रिय होता है और बी रैंक के शिकारगामी डेथ हाउंड का विश्लेषण शुरू कर देता है। हमारे लड़के को समझ आता है कि टोपी वाला आदमी चोआ की तरह ही शिकारगामी इस्तेमाल करने वाला है।
विश्लेषण 12% तक पहुंचता है और चार्ल्स हमारे हीरो के मूव्स की तारीफ करता है। वो समझता है कि तेरू क्यों हार गया, लेकिन घमंड करता है कि उसके पास डेथ भी है और एक बंधक भी। हमारा हीरो चो का नाम चिल्लाता है और अपना हमला रोक देता है ताकि गलती से उसे चोट न लग जाए। भेड़िए को मौका मिलता है और वो हमारे नायक पर झपटता है। चार्ल्स शेखी मारता है कि उसके भेड़िए का काटना किसी भी सुरक्षा को तोड़ सकता है। फिर उसे हैरानी होती है क्योंकि हमारा हीरो अपना बचाव नहीं करता और इसके बजाय जानवर का सामना करता है। हमारा हीरो फिर अपना भेदने वाला गोला इस्तेमाल करता है और उसे सीधे भेड़िए के मुंह में फेंक देता है। बैंगनी ऊर्जा क्रूरता से क्रीचर का सिर पूरी तरह उड़ा देती है। विश्लेषण 77% तक पहुंच जाता है और भेड़िया जमीन पर गिरकर हार जाता है। चार्ल्स हैरान है और सोचता है कि क्या इस नौसिखिए को शिकारगामियों की मूल बातें नहीं पता। फिर वो डींग मारता है कि उसके भेड़िए डेथ में जवाबी क्षमता है और वो वापस आ रहा है। एक बुरी मुस्कान के साथ वो जानवर को तुरंत लड़के को खा जाने का आदेश देता है। हमारा नायक तब हमलों का अनुमान लगाने के लिए अपनी ऊर्जा समझ को सक्रिय करता है। उसकी योजना है कि नीले कमल को दिखाई दिए बिना और अपनी ताकत का खुलासा किए बिना इस नकल को खत्म कर दे। चार्ल्स परेशान हो जाता है क्योंकि वो तेज है और उसके पास एक जबरदस्त पहचानने की शक्ति है। जब वो उस पर वार नहीं कर पाता तो विलेन चोआ को धमकाता है ताकि वो लड़ना बंद कर दे। हमारा लड़का चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे एनालिसिस जांच को 100% तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। आखिरकार कॉपी पूरी हो जाती है और वो शिकमीनी देवर नाम की स्किल सीख लेता है। इससे वो बी रैंक या उससे नीचे के शिकमीनियों को सिर्फ छूकर कंट्रोल कर सकता है। उसके स्टैट्स शक्ति 20 पॉइंट और बढ़ जाते हैं, पर हीलिंग ठीक होने वाला असर काम नहीं करता। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पिछली चुनौती से पहले ही ठीक हो गया था। नई क्षमता उसे दूसरे यूजर्स के शिकमीनियों को चुराने देती है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो दुश्मन के कुत्ते को लेने के लिए तैयार होता है। एक नीली आभा के साथ वो आगे बढ़ता है और वुल्फ डेथ भेड़िए के सिर पर हाथ रख देता है। फिर वो उसे किक मारकर दूर करता है और शिकमीनी तेजी से चमकने लगता है। चार्ल्स अपने बेकार भेड़िए पर गुस्सा होता है और शिकायत करता है कि उसने इस पर इतना एक्सपी खर्च किया। फिर वो दोबारा चुआ को धमकाता है और कहता है कि अगर वो रुकावट डालेगा तो वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन घायल लड़की हमारे हीरो से कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। इसलिए हमारा लड़का सरेंडर करते हुए हाथ ऊपर उठाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे हाथ मत लगाना। मजाक भरी मुस्कान के साथ चार्ल्स कहता है कि अगर वो बस बात मान लेता तो उसे चोट नहीं लगती। हमारा हीरो फिर पूछता है कि वही निशाना क्यों है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसकी चार्ल्स से कोई दुश्मनी है। हंटर बताता है कि उसे रिक किनोशिदा ने बिना इजाजत उसे पकड़ने के लिए भेजा था। हमारा हीरो समझ जाता है कि उसे इस रागी नाम के बंदे से थोड़ी बात करनी पड़ेगी। चार्ल्स फिर उसे धमकी देता है और अपने भेड़िए से कहता है कि लड़के के पैर बेरहमी से फाड़ दे। बिना सोचे समझे विलन अपने कुत्ते डेथ को पूरी ताकत से हमला करने का हुक्म देता है। वो चिल्लाता है कि भेड़िया साबित करे कि वो हमेशा के लिए उसका शिकमीनी बनने के लायक है। मगर कुत्ते डेथ पर अब कमल का निशान है और वो अपने पुराने मालिक को जोर से काटता है। अपनी तेजी का इस्तेमाल करके हमारा हीरो मौका पकड़ता है और चोआ को अपनी बाहों में उठाकर बचा लेता है। चार्ल्स दर्द से चिल्लाता है और समझ नहीं पाता कि उसके अपने शिकमीनी ने उस पर हमला क्यों किया। हमारा हीरो फिर भेड़िए को गुड बॉय कहता है और भेड़िया लड़की को पकड़े उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो कसम खाता है कि वो लड़की के दर्द के लिए विलन से 100 गुना बदला लेगा। डरा हुआ चार्ल्स भीख मांगता है और कहता है कि वो तो बस आदेश मान रहा था और मदद करने की पेशकश भी करता है। नफरत से लाल आंखों के साथ हमारा हीरो कहता है कि ये एक बढ़िया पेशकश है, लेकिन वो बताता है कि अभी हंटर पूरी तरह से लापरवाह है। तभी जमीन से बर्फ का एक बड़ा खंभा निकलता है और पूरी ताकत से विलन को टक्कर मारता है। एक ठंडी नजर के साथ हमारा हीरो कहता है कि उसे मौका मिला था और अब खेल खत्म। पर वो चेतावनी देता है कि रागी को गिराना सिर्फ उसका काम है, उसके नए भेड़िए का नहीं। डरा हुआ चार्ल्स रोता है और एक और मौका मांगता है, कहता है कि बस उससे गलती हो गई। रोने को नजरअंदाज करते हुए कुत्ता डेथ पूरी गुस्से से लाल आंखों के साथ आगे झपटता है। हंटर घबरा जाता है और भेड़िए को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका पुराना मालिक था। बिना किसी झिझक के वो प्राणी अपना मुंह खोलता है और अपने पुराने मालिक को खाने की तैयारी करता है। जब भेड़िया अपना काम कर रहा होता है तो हमारा हीरो किसी से पूछता है कि क्या शो अच्छा था। फिर वो सवाल करता है कि वो आदमी वहां कब तक छुपा रहेगा। और थोड़ी दूर एक पुल पर एक रहस्यमयी आदमी सब कुछ एक तरफ से देख रहा था। अचानक एक रहस्यमयी लड़का सामने आता है और कहता है कि आखिरकार उसने उन्हें ढूंढ लिया। हमारा हीरो चोआ को कसकर पकड़े रखता है और पूछता है कि क्या वो उस आदमी का दोस्त है जिसे भेड़िए ने खा लिया। वो लड़का घबरा जाता है, जोर देकर कहता है कि वो दुश्मन नहीं है और बस चाहता है कि वो उसकी बात सुने। हमारा हीरो कोई परवाह नहीं करता और अपने भेड़िए ग्रिम से कहता है कि वो अपना खाना खत्म करके उसके पीछे आए। इबेरिया हैरान है कि एक रेड डॉग भी उसकी बात मानता है और उसे मदद का एक मौका दिखता है, तो वो अपना परिचय इबेरिया के रूप में देता है और उसे टीआर को हराने वाले लड़के के रूप में पहचानता है।
फिर वो क्रिएशन स्टोन्स और यहाँ तक कि हथियारों से भी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे अनदेखा करता है और घायल लड़की को बाहों में लिए चलता रहता है। इबेरिया उलझन में पड़ जाता है, सोचता है कि ऐसा इनाम कौन मना करेगा। फिर उसे अपने बूढ़े आदमी की बात याद आती है कि इनाम काम का होना चाहिए, जैसे किसी घायल के लिए दवा या बदला लेने वाले के लिए तलवार। अचानक उसे बात समझ में आती है और मुस्कान के साथ उसे आखिरकार पता चल जाता है कि क्या करना है। वो दौड़कर पास आता है और चेतावनी देता है कि अगर हमारा लड़का इतनी धीरे चलता रहा तो लड़की बच नहीं पाएगी। इबेरिया बताता है कि खुशकिस्मती से उसके पास एक हीलिंग आइटम है और वो उसे अभी बचा सकता है। हमारा हीरो रुक जाता है और हैरानी से उसे घूरता है, पूछता है कि क्या ये सच है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि जख्म तुरंत ठीक नहीं होगा पर उसकी जान जरूर बच जाएगी। इत्सुकाई फिर उसे जमीन पर लेटा देता है और वो आदमी एक खास चीज से उसका जख्म बांधना शुरू कर देता है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या ये कोई खास कलाकृति है, और इबेरिया समझ जाता है कि यह आदमी तो बिल्कुल अनाड़ी है। वो समझाता है कि आजकल के हथियार उन भयानक जानवरों के आगे बेकार कूड़ा है, इसीलिए कारीगर लोग खास कलाकृतियां बनाते हैं जिन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है। साधारण कलाकृतियां आम हथियारों जैसी होती हैं, पर वे जानवरों और जागृत लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। दुर्लभ और महान कलाकृतियां तुम्हारी ताकत बढ़ाती हैं और उनके पास खास असर भी होते हैं। और आखिर में आती हैं अद्वितीय कलाकृतियां, जो सबसे कमाल की होती हैं और जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इबेरिया बताता है कि कारीगर लोग बहुत कम होते हैं, इसीलिए सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारा हीरो अंदाजा लगाता है कि इसका पिता भी कारीगर होगा, लेकिन इबेरिया शेखी मारना शुरू कर देता है। कहता है कि उसके बूढ़े बाप ने 5 महाद्वीपों पर मौजूद 10 अद्वितीय कलाकृतियों में से 3 बनाई हैं, इसीलिए उसके पिता को उत्तर का कारीगर राजा कहा जाता है। पर इबेरिया चिढ़ जाता है क्योंकि हमारे हीरो को इस कहानी में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखती। हमारा हीरो असल में उस हाउंड के छोड़े हुए क्रॉसबो को जांच रहा था। हथियार हाथ में लेकर वो सोचता है कि इसे इस्तेमाल करके वो अपनी ऊर्जा माना कैसे बचा सकता है। इबेरिया तब बताता है कि ये हथियार एक दुर्लभ कलाकृति है और ये अपना गोला बारूद खुद पैदा करती है। अचानक क्रॉसबो गायब हो जाता है और वो समझाता है कि कलाकृतियों को एक खास जगह सब स्पेस में रखा जा सकता है। हमारा हीरो उसे ठीक करने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अब उसे राजी की नोशिदा को ढूंढना है। वो आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 4 में राजी से पंगा लेना बहुत हिम्मत वाला काम है। फिर वो बताता है कि उन दोनों का निशाना एक ही है और हमारा लड़का पूछता है कि क्यों। इबेरिया उसे सेवियर टूर्नामेंट के लिए टीम बनाने को कहता है। इत्सुकी सोचता है कि टूर्नामेंट का इस राजी नाम के गुंडे से क्या लेना देना है। पता चलता है कि क्वालिफायर डिस्ट्रिक्ट 4 में होने वाले हैं, जो रेजी का इलाका है, और बॉस का बेटा होने के नाते वो क्वालिफाई करना चाहता है ताकि अपने परिवार को शर्मिंदा ना करे। इसीलिए वो सारे स्टेज पर कब्जा कर रहा है। और हमारा हीरो पूछता है कि वो उसके साथ टीम क्यों बनाए। गंभीर होकर इबेरिया बताता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। वो कहता है कि बचपन से ही उसने अपने पिता को कमाल की कलाकृतियां बनाते देखा है, इसीलिए उसका सपना था कि वो जागृत बने और अपने पिता की बनाई चीज़ों से लड़े। और जब वो 1 महीने पहले जागृत हुआ तो उसने कलाकृति मांगी, पर उसके पिता ने मना कर दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसके बूढ़े बाप ने उसे क्वालिफायर पास करने की शर्त रखी। पक्के इरादे से वो चिल्लाता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए टूर्नामेंट पास करके रहेगा। हमारा हीरो तब कहता है कि इतने मशहूर पिता के साथ उसे लेवल 0 नए की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर उसके बूढ़े बाप ने उसे बड़े लोगों से मदद लेने के लिए अपना नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ऊपर से राई ने अपनी टीम के लिए लगभग सारे अच्छे प्रतिभागियों को खरीद लिया है, इसीलिए उसने उस नए लड़के के बारे में सुना जिसने टिकारू को हराया था और उसे यहाँ तक ढूंढता हुआ आया। हमारा हीरो पार्टनरशिप के लिए मान जाता है, पर कहता है कि उसे चूहा को अस्पताल पहुंचाना होगा। इबेरिया बहुत उत्साहित हो जाता है और अपनी नई जोड़ी के लिए नाम सोचने लगता है। हमारा हीरो सोचता है कि ये आदमी सचमुच सिरदर्द है, क्योंकि ये तो उसके दोस्त रीकू से भी ज़्यादा बात करता है। इस बीच रीकू और सीओ कहीं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। लड़का चीखता है और सोचता है कि ज़रूर कोई अभी उसके बारे में बात कर रहा होगा। सीओ फिर पूछती है कि हमले को कितना समय हो गया और क्या वो ठीक है। उसका दोस्त उसे चिढ़ाता है कि वो हमारे हीरो की इतनी चिंता कर रही है पर उससे मिलने नहीं गई। चेहरा लाल करके सीओ गुस्सा होती है और अपनी पानी की शक्ति से रीकू पर हमला करती है। वो उस पर धोखे से वार करने का इल्जाम लगाता है, पर लड़की कहती है कि उसने खुद ध्यान नहीं दिया तो उसी की गलती है। तभी उनका गुरु आता है और कहता है कि मस्ती करना बंद करो क्योंकि टूर्नामेंट पास आ रहा है। सीओ दूसरे जागृत लोगों से लड़ने के लिए उत्साहित है और रीकू डिस्ट्रिक्ट 4 देखना चाहता है। कहीं और एक गुंडा एक ब्रीफकेस खोलता है जो खास पत्थरों से भरा है। राय के नौशिदा एक पत्थर उठाता है और सोचता है कि हाउंड देर क्यों कर रहा है। गुस्से में वो पत्थर का इस्तेमाल एक्सपी पाने के लिए करता है और उसे बेकार कूड़ा कहता है। फिर वो उन्हें हाउंड को भूलने को कहता है क्योंकि क्वालिफायर ज्यादा जरूरी है। उसका गुंडा बताता है कि उन्होंने 887 प्रतिभागियों को पहले ही भर्ती कर लिया है और वो संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। राजी कहता है कि यही एक भरोसेमंद आदमी उसके पास है। फिर वो आखिरी पत्थर इस्तेमाल करता है और आखिरकार उसका लेवल बढ़ जाता है। अब लेवल 12 पर पहुंचकर वो इन सब लोगों को कुचलने के लिए तैयार होता है। एक अस्पताल के बाहर हमारा हीरो एक रहस्यमयी आदमी के सामने खड़ा है। हमारा लड़का माफी मांगता है, कहता है कि ये उसकी गलती थी जिसकी वजह से चूहा को ऐसे चोट लगी।
वो आदमी फिर पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो उस आदमी को संभाल ले जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। पर एक पक्के इरादे के साथ हमारा हीरो कहता है कि रे गी से निपटना उसका खुद का काम है। वो रहस्यमयी आदमी मान जाता है और उससे कहता है कि उसे सारी जानकारी बताए। बाद में इबेरी समझ जाता है कि हमारा लड़का अपने पिता से प्रभावित क्यों नहीं था, कमांडर ही उसका गुरु है। इसके बाद हमारा हीरो चोआ को बताता है कि वो इबेरिया के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। लड़की कहती है कि वो अपनी तितली और उस खास चीज की वजह से पहले ही ठीक हो चुकी है। वो रहस्यमयी आदमी पट्टी को पहचानता है और अंदाजा लगाता है कि इबेरिया एडन का बेटा है। लड़का हैरान रह जाता है कि ये आदमी खास चीजों और उसके पिता के बारे में भी जानता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो घबरा जाता है और कहता है कि वो तो असल में एडन का पिता है। रहस्यमयी आदमी कहता है कि उसने उल्टा बोल दिया और इबेरिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूरी तरह शर्मिंदा होकर वो अपनी बात सुधारता है और कहता है कि एडन ही असल में उसका पिता है। वो आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगा। फिर वो उन दोनों से तैयार होने को कहता है क्योंकि वो और चुआ टूर्नामेंट देखने जा रहे हैं। उत्साहित होकर दोनों लड़के अलविदा कहते हैं और वादा करते हैं कि वो क्वालिफायर जरूर पास करेंगे। चुआ फिर कहती है कि उसके पिता को हमारा हीरो सच में बहुत पसंद आया है। मेंडो बताता है कि अपने पुराने सदमे की वजह से लड़के में खुद को नुकसान पहुंचाने की एक तेज आदत है, लेकिन जब उसके पास बचाने के लिए कोई होता है तो ये आदत कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए कमांडर ने अपनी बेटी को हमारे हीरो के पास रखा है। उसका काम ये है कि वो इंसान बने जिसे हमारा हीरो बचाना चाहता है और साथ ही उसकी कमजोरी भी। फिर वो खुलासा करता है कि स्कूल पर हुआ हमला कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। मानवता का भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि वो मानता है कि हमारा हीरो उस भविष्य को जरूर रोशन करेगा और एक दिन वो सभी के लिए सच्ची उम्मीद की किरण बनेगा। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट 4 में सेवियर टूर्नामेंट आखिरकार शुरू हो जाता है। भीड़ देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि आने वालों की संख्या अचानक दोगुनी हो गई थी। राय गुस्से में है क्योंकि बूढ़े मेंढो के आने से उसके सारे प्लान खराब हो गए। रिकू और सीओ देखते हैं कि राजी के साथ ही लाल रंग की पट्टी पहने हुए हैं और सोचते हैं कि क्या ये कोई नया फैशन है। फिर सोर्यू फुजीवारा नाम का एक आदमी स्टेज पर आता है और नियम समझाने लगता है। एरिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है और हर टीम एक अलग जगह से शुरू करेगी। फूजी बताता है कि पहला चरण अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने की दौड़ है। सबके ब्रेसलेट में उनका समय और रैंकिंग दर्ज होगी। आरक्यू को लगता है कि ये नियम काफी सख्त है क्योंकि हजारों लोग बाहर हो जाएंगे। फिर इबेरिया एक बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और अनाउंसर बताता है कि वो 2 हथियार साथ ला सकते हैं। इसी बीच राय किनेसिट्टा अपने गुंडों को हुक्म देता है कि जो भी उसके आगे आए उसे रास्ते से हटा दो। इबेरिया अंदरूनी एरिया में जाने और रे घी को अचानक पकड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी उसका मुंह खुला रह जाता है क्योंकि हमारे हीरो ने एक भी बात नहीं सुनी। हमारा हीरो बस राय के ग्रुप के पास चला गया और उन्हें घूरने लगा। किसी की परवाह ना करते हुए अनाउंसर आखिर में पहले चरण के शुरू होने का ऐलान करता है। फुजीवारा इतने सारे नौजवानों को देखकर खुश होता है, लेकिन वो जानता है कि ज्यादा संख्या मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं। शो हाइटन नाम का एक आदमी कहता है कि पुराने जमाने में लेवल 15 से ऊपर के लोग होते थे, लेकिन असल में उसके साल में सिर्फ उसने और मशहूर जिन ताइवा ने ही हिस्सा लिया था। शो को ताइवा जैसे नए खिलाड़ी के बिना ये सब बोरिंग लगता है और फुजीवारा कहता है कि होशियार लोग कम ही मिलते हैं। फिर वो मेंडो के नए स्टूडेंट के बारे में पूछता है जिसने कंकाल को हराया था। वहां भेस बदलकर मौजूद कमांडर इस बात की पुष्टि करता है कि अफवाह सच है। शूज नए होनहार लड़के से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। फुजीवारा फिर पता लगाने के लिए अपने टैबलेट पर उस बच्चे को ढूंढना शुरू करता है। वो आरक्यू को खारिज कर देता है क्योंकि उसका मेटल का हुनर साधारण है और वो सिर्फ लेवल 10 पर है। सीओ भी वो नहीं हो सकती क्योंकि वो एक सपोर्ट एलिमेंटलिस्ट है। इसीलिए वो अंदाजा लगाता है कि वो स्टूडेंट जरूर हनाहानू नाम की कोई लड़की होगी जिसका लेवल 16 है, जो कि अजीब बात है। फूजी को ये अजीब लगता है कि हनाहा का लेवल सबसे ज्यादा है, लेकिन मेंडो को परवाह नहीं लगती। फिर शू पूछता है कि क्या कोई लेवल 0 वाला हिस्सा ले रहा है और वो हाँ में जवाब देता है कि एक है। इसी बीच री और उसके गुंडे हमारे हीरो का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो लेवल 0 है। एक ठंडी नजर के साथ हमारा हीरो अपनी क्रॉसबो निकालता है और सबको घूरता है। री फिर उसे पहचान लेता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि आखिर वो है कौन। हमारा हीरो फिर कहता है कि विलेन उसे हर जगह ढूंढ रहा था। राय को यकीन नहीं हो रहा कि एक लेवल 0 ने उसके गुर्गे टकारों को हरा दिया, तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस लड़के को पकड़ो और इसे पछतावा कराओ। एक भी पल बर्बाद किए बिना री अपनी बिजली वाली शक्ति निकालता है और कहता है कि उसके पास फालतू समय नहीं है। दूसरी तरफ शिटेन ग्रुप को देखता है और समझ जाता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। वो गुंडों से कहता है कि हार मान लो, शायद वो लोग तुम्हारी जान बख्श दें। आइबेरिया घबरा जाता है क्योंकि अगर वो एक को गिरा भी दे तो बाकियों को हराना नामुमकिन है। कोई और रास्ता ना देखकर वो लड़ाई में मदद के लिए अपना सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करने का फैसला करता है।
राय का एक गुंडा पास आता है और हमारे हीरो को लेवल 0 बोलकर उसका मजाक उड़ाता है। एक ठंडी निगाह से हमारा हीरो बस उस आदमी से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। गुंडा लड़के की इस हिम्मत पर चौंक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन शू को उसका अंदाज पसंद आता है और वो कहता है कि अगर इसकी हालत खराब हुई तो वो इसे बचा लेगा। फिर वो गुंडा आगे बढ़कर हमला करता है, कहता है कि मैं तेरा सिर खोलकर देखूंगा कि अंदर क्या भरा है। हमारा हीरो बस हल्का सा मुस्कुराता है और दुश्मन के हमले के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो गुंडे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ठंडी निगाह से उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। हमारा हीरो फिर से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। शू दंग रह जाता है। उसने सिर्फ एक बार में 7 लेवल ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हरा दिया। बाकी गुंडों को यकीन नहीं होता और वो सोचते हैं कि इसने बस उसे धोखे से पकड़ा होगा। फिर उनमें से एक अपनी आग वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है, कसम खाता है कि वो इस बच्चे को कोयला बना देगा। आग का गोला तेजी से आगे बढ़ता है और आइबेरिया घबरा जाता है क्योंकि उसके पास अपना आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है। भीड़ को लगता है कि एक लेवल 0 पर इतना जोरदार हमला करना ठीक नहीं है, लेकिन अचानक एक गुंडे को महसूस होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारा हीरो फिर अपनी ब्लैक आइस वॉल, काली बर्फ की दीवार का इस्तेमाल करता है और हमले को रोकता है। आइबेरिया बहुत खुश होता है, उसने उस आग के धमाके को रोक लिया। गंभीर होकर हमारा हीरो उस आदमी से कहता है कि मुझसे दूर रहो। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसका डिफेंस 10% बढ़ गया है और उसके सारे स्टेट्स भी ऊपर चले गए हैं। वो देखना चाहता है कि क्या एक ही हमले को 2 बार रोकने से इस स्किल का पैसिव इफेक्ट चालू होता है या नहीं। गुंडा हैरान है क्योंकि ये पानी वाला एलिमेंटलिस्ट नहीं है, तो फिर ये बफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हमारा हीरो फिर उसे दोबारा हमला करने के लिए चुनौती देता है और वादा करता है कि वो अपना बचाव नहीं करेगा। दुश्मन चुनौती मान लेता है और अपनी सबसे ताकतवर चाल चलने की तैयारी करता है। अपनी पूरी माना लगाकर वो लड़के की तरफ आग की एक और भी बड़ी लहर फेंकता है। हमारा हीरो इस हमले को देखता है और समझता है कि ये ज्यादा ताकतवर जरूर है, पर है तो बस आग ही। गुंडों को लगता है कि इतनी ताकत से तो ये किसी लेवल 8 वाले को भी टक्कर दे सकता है। जब उसके पास जरा भी माना नहीं बची तो दुश्मन कहता है कि अब गेम हमेशा के लिए खत्म हो गया। अचानक उसे कुछ अजीब दिखता है और वो चिल्लाकर कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। एक ठंडी निगाह से हमारा हीरो पूछता है कि क्या उस गुंडे को सच में लगता है कि वो भाग सकता है। तभी एक और दुश्मन पीछे से हमला करता है और पूरी ताकत लगाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। हमारा लड़का जरा भी नहीं हिलता और अपनी ब्लैक आइस आर्मर में उसे घूरता रहता है। वो पहलवान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारी चीज स्पीड है तो मेरी चीज ताकत है। स्क्रीन पर आता है कि डिफेंस का बोनस सिर्फ 3% था, 34 नहीं। तब हमारा हीरो समझता है कि बर्फ का वो पैसिव इफेक्ट एक ही दुश्मन पर बार बार काम नहीं करता। गुंडा एक तरकीब लगाता है कि इसकी माना खत्म कर दी जाए ताकि ये बर्फ वाला डिफेंस इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान हमारा हीरो समझता है कि थंडर वेव में भी यही दिक्कत है। समय बर्बाद किए बिना वो पहलवान आग के गोलों की बरसात से हमला करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ ढेर सारी धूल और धुआं फैल जाता है। राय देखता है कि उसके दोनों आदमी हार गए हैं और सबको भाग जाने के लिए कहता है। बिजली के एक घेरे के साथ हमारा हीरो सोचता है कि ये आदमी असल में कौन है। फिर वो अपने बर्फ वाले हाथ से उस पहलवान पर हमला करता है और उसकी कहानी खत्म कर देता है। दुश्मन को यकीन नहीं होता कि उसका हमला रोक दिया गया और वो बर्फ की कमजोरी को भांप लेता है। हमारा हीरो फिर गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उसके सामने दोबारा आ जाता है। आइबेरिया दूर से देखता है और पाता है कि सारे गुंडों को जमीन पर लिटा दिया गया है। अपना टेस्ट पूरा होने पर हमारा हीरो कहता है कि अब इस पार्टी को खत्म करने का समय आ गया है। फिर वो आग के गोलों को सोखने के लिए अपनी ब्लैक आइस वॉल को एक्टिवेट करता है। उसका सिस्टम बिजली की स्किल्स को सोख लेता है और उसके स्टेट्स एक बार फिर बढ़ जाते हैं। राय फिर एक और गुंडे के साथ मिल जाता है और मुस्कुराते हुए सिल्वर सरपेंट स्किल इस्तेमाल करता है। आइबेरिया कहता है कि उसने सोचा था कि लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन ये लड़का बहुत मजबूत है। जमीन पर पड़ा एक गुंडा सोचता है कि ये कौन है, क्योंकि ये लेवल 0 वाला तो बिल्कुल नहीं लगता। हमारा हीरो तब हैरान दिखता है और पूछता है कि उसने हम दोनों क्यों कहा। आइबेरिया डींग मारता है कि वो दोनों मिलकर डुओ हैं, डबल आई, जो पूरे उत्तर में सबसे ताकतवर हैं। पर हमारा हीरो उसे खींच कर ले जाता है और कहता है कि उन्हें किनोशिदा का पीछा करना चाहिए। बाकी बचा गुंडा सिर्फ यही सोचता रह जाता है कि टीम का वो नाम कितना घटिया है। इस बीच राय को लगता है कि लेवल 0 को तो उसके आदमी पहले ही हरा चुके होंगे, मगर उसे याद आता है कि वो नया लड़का जिस क्रॉसबो का इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हाउंड्स के पास होती है। फिर उसका एक धावक जो खुद को बहुत तेज समझता है एक विरोधी को पीछे छोड़ देता है। वो आदमी अपनी रफ्तार पर शेखी बघारता है, लेकिन अचानक उसे जोर से कोई चीज लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि इतनी फुल स्पीड में उसे आखिर मारा किसने। तभी राय वहां आता है और बिना किसी दया के बिजली के हमले से उसे खत्म कर देता है। विलन कहता है कि जो भी उससे आगे भागने की कोशिश करता है उसका यही हाल होता है। फिर वो अपने गुंडों को दूसरे चरण के लिए फिर से इकट्ठा होने को कहता है।
वीआईपी बॉक्स से एक चश्मे वाली महिला जैनकाई के बेटे के इस घमंड पर हैरान होती है। मीनू कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये टूर्नामेंट के नियमों के खिलाफ नहीं है। राय इसका फायदा उठाता है, अपने साथियों को इस्तेमाल करके रास्ता साफ करवाता है ताकि उसकी ताकत बची रहे। उनकी मदद से वो आसानी से दूसरे चरण में चला जाता है। अंदर वाले इलाके में पहुंचकर वो डींग मारता है कि सब कुछ कितनी हैरानी वाली बात है, इतना आसान था। पर अचानक नीले रंग की बिजली कड़कती है और कोई गुस्से में उसका नाम चिल्लाता है। राय उस आवाज को सुनकर उछल पड़ता है जिसने अखाड़े के बीच में उसका नाम चिल्लाया था। फिर वो पूछता है कि उसे पुकारने की हिम्मत किसने की, और उसका चमचा उस नए लड़के की तरफ इशारा करता है। भीड़ बीच से हट जाती है और हमारा हीरो और इबेरिया उनकी तरफ बढ़ते हैं। गुंडे इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये वही बच्चा है जिससे उन्होंने पहले लड़ाई की थी। राय को विश्वास नहीं होता कि ये उनके आदमियों को हरा चुके हैं। वो सोचता है कि जरूर उन्हें रिश्वत दी गई होगी। उसे नीचा दिखाते हुए राय पूछता है कि ये लेवल 0 कचरा कहाँ तक उसका पीछा करने वाला है। हमारा लड़का कहता है कि जब तक हिसाब चुकता नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जाएगा, मगर राय कहता है कि वो व्यस्त है और उनकी खातिरदारी के लिए कुछ लोग छोड़ जाएगा। फिर वो विलन गुंडों की अपनी पूरी फौज को आदेश देता है कि इन दोनों पर पूरी ताकत से हमला करो। चमचे उस बदतमीज बच्चे को तमीज सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इबेरिया सामने कम से कम 100 दुश्मनों को देखकर डर से कांप जाता है, मगर हमारा हीरो एकदम शांत रहकर उससे सिर्फ अपने कान बंद करने को कहता है। अचानक हमारे हीरो से बिजली की एक जबरदस्त लहर फूटती है जो सबको अपनी चपेट में ले लेती है। राय इस सीन को बस गंभीर चेहरे से देखता रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। बिजली का हमला इतना शक्तिशाली है कि सारे गुंडों को हवा में उड़ा देता है। राय और इबेरिया दोनों शक्ति को देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। हमारा लड़का कहता है कि उसकी आखिरी बातें ठीक से समझी नहीं गईं। ठंडी नजरों से वो दोहराता है कि राय कहीं नहीं जाएगा जब तक कि वो अपना हिसाब चुकता नहीं कर लेते। इस बीच रिकू और सीओ चौथे और 5वें नंबर पर अंदर वाले इलाके में पहुंचते हैं। वो लड़का हैरान है क्योंकि भले ही वे तेज थे लेकिन दूसरे उनसे भी ज्यादा तेज निकले। उनसे आगे गाओ तीसरे नंबर पर है और शागामी दूसरे नंबर पर, लेकिन पहले नंबर पर हनो हानु आई है जो लेवल 16 की एक लड़की है। सीओ और रिकू इत्सुकी को लेकर चिंता करने लगते हैं, पर अचानक वो देखते हैं कि कोई हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। गुलाबी बालों वाली लड़की का मुंह इस अचानक हुए नजारे को देखकर खुला रह जाता है। तुरंत बाद इबेरिया जमीन पर जोर से गिरता है और वो 6ठे नंबर पर आता है। जमीन पर बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ वो सिर्फ हमारे हीरो का नाम चिल्लाता है। उसके दोस्त चीख सुनकर सोचते हैं कि क्या उन्होंने सच में इत्सुकी का नाम सुना है। रिकू तब अपने दोस्त का साया पहचान लेता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। गंभीर दिखते हुए हमारा लड़का राय को घूरता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। वीआईपी बॉक्स से फुजीवारा सोचता है कि ये नया बच्चा राय के लिए इतना पागल क्यों है। मेनू फिर हीन से कहता है कि अगर वो लड़का मुश्किल में फंस जाए तो उसकी मदद करना। हीन उस रफ्तार से बहुत प्रभावित है और सोचता है कि क्या वो कभी उतना तेज हो पाएगा। राय का एक गुंडा गुस्सा हो जाता है और हमारे हीरो से तैयार रहने को कहता है। वो कहता है ये लड़ाई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का खात्मा है। दूसरे शब्दों में उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए ये 100 के मुकाबले 1 की पिटाई है। हमारा हीरो फिर बताता है कि इस समय उसका बदला लेना ही उसकी पहली प्राथमिकता है। राय गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी लाल आंखों से सबको हमला करने का आदेश देता है। फिर सारे गुंडे एक ही बार में हमारे हीरो की तरफ टूट पड़ते हैं। एक गुंडा अपनी आग वाली मुट्ठी लेकर आगे बढ़ता है, कसम खाता है कि हमारे हीरो का सिर उसका है, पर हमारा लड़का उस जलते हुए घूसे को अपने खाली हाथ से पकड़ लेता है जिससे दुश्मन एकदम सदमे में आ जाता है। फिर वो उसे कमाल की ताकत से अपने कंधे पर उठाकर फेंक देता है। वो गुंडा जमीन पर सर के बल गिरता है और एक ही बार में हार जाता है। बाकी सब घबरा जाते हैं, सोच रहे हैं कि वो लेवल 0 वाले से कैसे हार गया। एक शांत भाव से हमारा हीरो चुनौती मान लेता है और सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है कि अब ये बकवास खत्म करने का समय आ गया है और अपना लोटस एक्टिवेट करता है। एक बहुत बड़ा आग का धमाका होता है और सारे चमचे एक साथ उसमें जल जाते हैं। आग की लहर पूरे मैदान में फैल जाती है, सबको हवा में उड़ा देती है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, सोच रहे हैं कि क्या सच में ये इत्सुकी की स्किल थी। दूसरे प्रतिद्वंदी भी उस धमाके की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। यहां तक कि पहले नंबर वाला हनाहान यू भी चुपचाप ये सब देख रहा है। वीआईपी बॉक्स में फुजीवारा को विश्वास नहीं हो रहा कि एक लेवल 0 वाले ने ऐसा कर दिया और दूसरी क्लास की स्किल्स इस्तेमाल की। चोआ को अब उसके आत्मविश्वास की वजह समझ आती है। रेगिस्तान में उसके पास एरिया ऑफ इफेक्ट वाली स्किल थी। हमारा हीरो फिर बताता है कि उसने सिर्फ अपनी 30% ताकत इस्तेमाल की थी ताकि वो किसी को पूरा मिटा ना दे। वो धुएं के बीच खड़ा है और उसके आसपास सारे गिरे हुए चमचे हैं। उसकी आंखें नीली चमक रही हैं। वो रे को घूरता है और कहता है, अब बस तुम बचे हो। रे बुरी तरह डर गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को हरा दिया। हमारा नायक फिर कहता है कि वो उसके दोस्त को मिला हुआ सारा दर्द वापस करेगा। रे गुस्से में आ जाता है और अपनी ताकत बाहर निकालता है, कहता है कि वो दोनों बिल्कुल अलग लेवल पर है। चिल्लाते हुए री अपना थंडर कैनन चलाता है और हमारे हीरो का सिस्टम उसका विश्लेषण करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा लड़का आसानी से बच निकलता है और उस दुश्मन की पीठ पर वार करता है। री उसकी रफ्तार देखकर हैरान है और समझ जाता है कि वो ये लड़ाई जीत ही नहीं सकता। बेचैन होकर वो अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाता है, जिसका नाम 40 है, कि उसे बचा ले।
तब बहामौत नियम तोड़ने और अपने बॉस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मुस्कुराते हुए वो दुश्मन कहता है कि ये लड़का अभी कतरा बन जाएगा क्योंकि 40 लेवल 35 का है। वीआईपी बॉक्स में मेनू हेन को जाने को कहती है और वो नौजवान तुरंत उसकी बात मान लेता है। हमारा हीरो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि कोई बहुत तेजी से पास आ रहा है और वो सिर्फ एक इंसान नहीं है क्योंकि एक और आदमी लड़ाई के लिए आ जाता है। तब वो बड़ा आदमी धड़ाम से जमीन पर उतरता है और धूल का बादल उड़ जाता है। ध्यान से देखते हुए हमारा लड़का नए दुश्मनों को देखता है जो वहां आ चुके हैं। हेन तब राय के गुंडे को पकड़ता है और हमारे हीरो से कहता है कि वो अपना काम जारी रखे। पूरी नफरत से देखते हुए हमारा नायक कहता है कि उस दुश्मन की जिंदगी की डोर अभी खत्म हो गई है। डर के मारे राय अपने परिवार का नाम इस्तेमाल करके उस लड़के को डराने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से की दहाड़ के साथ उसे जमीन पर पटक दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दुश्मन को हराने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ये आहा के लिए था। वीआईपी बॉक्स से चश्मे वाली एक लड़की उस लड़के की जीत पर शर्मा जाती है। फुजीवारा को ये अजीब लगता है और वो पूछता है कि वो उस तरफ क्यों देख रही है। हमारा नायक जानबूझकर विश्लेषण को 99% पर रोक देता है। मैदान के दूसरी तरफ सीओ अपने दोस्त को जीतता देखकर उसका नाम चिल्लाती है। फिर हमारे हीरो को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो पलटकर हैरानी से देखता है कि कौन है। वो देखता है कि उसके दोस्त सीओ और रीकू उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं मिलने के लिए। गुलाबी बालों वाली लड़की उसे अंदर आने को कहती है और गिरती हुई बारिश से बचने को कहती है। आंखों में आंसू लिए हुए उसे चिंता होती है कि उसे सर्दी न लग जाए। तब सिस्टम घोषणा करता है कि वो पहले चरण में 7वें स्थान पर आया है। इबेरिया और रीकू पहुंचते हैं और लड़के को गले लगा लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं कि वो ठीक है। लेकिन रीकू इबेरिया से परेशान हो जाता है और बिजली जैसी आंखों से उसे घूरता है। मुस्कुराते हुए इबेरिया अपना परिचय हमारे हीरो के नए साथी के रूप में देता है। चश्मे वाला दोस्त उसे गद्दार कहता है और सीओ को अजीब लगता है कि इत्सुकी दोस्त बना रहा है। इबेरिया उसके साथी होने पर घमंड करता है, लेकिन रीकू उस डी का नाम पूछता है। रीकू फिर कहता है कि उनकी टीम का एक नाम है और इबेरिया उसे वो नाम बताने की चुनौती देता है। बड़े गर्व से वो नाम बताता है कि वो डुओ ए है, लेकिन अत्सुकी उसे रुकने को कहता है। चश्मे वाला दोस्त उसके सामने हंस पड़ता है और कहता है कि टीम का नाम काफी बेकार है। मंच से फुजीवारा घोषणा करता है कि पहले 500 लोग पास हो चुके हैं और बाकी सब बाहर कर दिए गए हैं। वो समझाता है कि दूसरे चरण में सबको 1 घंटे तक अकेले लड़ना होगा। इबेरिया अकेले जानवरों से लड़ने के ख्याल से ही डर जाता है। वीआईपी बॉक्स में हेतन दूसरे फेज के लिए उत्साहित है और देखना चाहता है कि उनमें कितना दम है। स्क्रीन पर टूर्नामेंट के पहले फेज में टॉप 7 स्थान पर आने वाले दिखाए जाते हैं। अगले ही पल दूसरे फेज के लिए बना बहुत बड़ा मैदान सबको दिखाया जाता है। ग्रुप फिर तैयार होता है और नए चैलेंज के गेट की तरफ चलने लगता है। रीकू कहता है कि ये जगह थोड़ी डरावनी है और पूछता है कि क्या उसके दोस्त का लेवल सच में 0 है। वो चश्मे वाला दोस्त फिर पूछता है कि बिना लेवल बढ़ाए वो मजबूत कैसे होता है, और हमारा हीरो बस मुस्कुरा देता है। सीओ को गुस्सा आता है और वो लड़कों से कहती है कि उस पर ध्यान मत दो। अचानक टूर्नामेंट के जज आते हैं और फुजाओ पूछता है कि क्या सब तैयार है। इबेरिया हैरान रह जाता है क्योंकि वो आने वाले लोगों को पहचान जाता है। भीड़ फुजीवारा और दिग्गज हीन जैसे महान लोगों को पहचान लेती है। फिर फुजीवारा टूर्नामेंट के दूसरे स्टेज के नियम समझाने लगता है। वो बताता है कि राक्षसों की मुश्किल के हिसाब से पॉइंट्स बदलेंगे और हर जीत के बाद अगले राउंड से पहले 1 मिनट का आराम मिलेगा। वो घमंडी और ताकतवर गाकू कहता है कि वो सीधा नाइटमेयर क्लास को ही चुनेगा। हमारा हीरो फिर हाथ उठाता है क्योंकि उसे टेस्ट के बारे में कुछ पूछना है। आसपास की भीड़ हंसती है, ये सोचकर कि ये बच्चा शायद लड़ाई से पीछे हट जाएगा। फुजीवारा फिर सवाल पूछने की इजाजत देता है और लड़के से कहता है कि जो मन में है बोलो। हमारा हीरो पूछता है कि क्या नाइटमेयर क्लास सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल है। चेहरे पर मुस्कान लिए हेतन को नए खिलाड़ी का ये सवाल काफी दिलचस्प लगता है। भीड़ अब भी उसका मजाक उड़ा रही होती है। उन्हें शक होता है कि वो शुरुआती मोड भी पास कर पाएगा। फुजीवारा समझाता है कि सिद्धांत रूप में राक्षसों की मुश्किल की कोई सीमा नहीं है। रीकू सोचता है कि इस बारे में सोचना भी बेकार है क्योंकि नाइटमेयर क्लास पहले से ही बहुत मुश्किल है। आखिर में वो बताता है कि आज के पॉइंट्स मुख्य टूर्नामेंट में गिने जाएंगे। ये खबर सुनकर ग्रुप उत्साहित हो जाता है और इबेरिया कहता है कि उसे अपना बड़ा दांव इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा हीरो ताइवान के 1,15,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड याद करता है। फिर अनाउंसर सबको दूसरे फेज के लिए अरीना में जाने को कहता है। मैदान में अकेला वो देखता है कि ये जगह बाकी स्टेजेस जैसी ही दिखती है। अचानक लेवल 1 के रेड डॉग्स का एक झुंड हमला करने के लिए आता है। वो अपनी ब्लैक आइज एक्टिवेट करता है ताकि इन जीवों को जल्दी खत्म कर सके। वीआईपी बॉक्स में हीतेन फुजीवारा से पूछता है कि वो फिर से बच्चे पर नजर क्यों रख रहा है।
लेकिन मुस्कुराते हुए हीतिन कहता है कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। फुजीवारा उसके उत्साह से चिढ़ जाता है और कहता है कि शो अब शुरू होने वाला है। एक ही बार में हमारा हीरो मैदान के सभी कुत्तों को हरा देता है। फुजाओ हैरान है क्योंकि उसे स्टेज पार करने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। हीतिन फिर डींग मारता है, कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, ये बच्चा बहुत जबरदस्त है। बूढ़ा आदमी सोचता है कि जीत आसान थी क्योंकि अगला विरोधी लेवल 8 का है। एक विशाल आग वाला सैलमेंडर आता है और उसे भूखी नजरों से घूरता है। हीतिन को नहीं लगता कि लेवल 8 का मॉन्स्टर उसके लिए कोई बड़ी चुनौती होगा। फुजीवारा फिर बात बदलता है और बाकी प्रतिभागियों को देखने के लिए कहता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग अभी भी शुरुआती राक्षसों से लड़ रहे हैं। हमारा हीरो जैसी रफ्तार रखने वाली सिर्फ एक लड़की है, हनो हनो। अचानक चश्मे वाली लड़की डर के मारे चीखती है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ जाता है। फिर हमारा हीरो उस विशाल सैलमेंडर की लपटों में घिर जाता है। हीतेन बूढ़े आदमी को मेडिकल टीम बुलाने से रोकता है क्योंकि उसे लड़के पर भरोसा है। अपनी ब्लैक आइज एक्टिवेट करके हमारा हीरो सैलमेंडर की आग से खुद को बचाता है। फिर वो अपनी बर्फ की तलवार इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को आसानी से 2 हिस्सों में काट देता है। वो जीव 2 हिस्सों में बंट जाता है और मैदान पर हारकर गिर जाता है। सिस्टम फिर घोषणा करता है कि उसे 5 सेकंड लगे और उसने 500 पॉइंट्स कमाए। फुजीवारा समझ नहीं पाता कि उसने जानबूझकर वार क्यों सहा और हीतिन मुस्कुराता है। हमारा हीरो फिर बताता है कि उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन मौकों का इस्तेमाल करना है। स्क्रीन दिखाता है कि उसकी रक्षा क्षमता अब 434 पॉइंट्स पर है। वो आराम के समय को नजरअंदाज करता है और अगले मॉन्स्टर पर अपनी रक्षा क्षमता को परखने का फैसला करता है। हीतिन कहता है कि ये मुश्किल लेवल रफ्तार और लड़ने की समझ की परीक्षा लेता है। फिर एक बिजली वाला राइनोसेरस आता है और फुजीवारा इसे एली राइनो कहता है। अगर इस जीव का सींग किसी को लगता है तो कम बचाव क्षमता के कारण वो आर पार हो जाएगा या बिजली के प्रतिरोध की कमी के कारण लकवाग्रस्त हो जाएगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि जीतने के लिए रफ्तार का इस्तेमाल करना होगा और जब वो थक जाए तब हमला करना होगा। लेकिन अचानक वो हमारे हीरो की अनजानी हरकत देखकर हैरान हो जाता है। हमारा हीरो बस जानवर के पास जाता है और उसका सींग छूता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये सींग उसकी रक्षा क्षमता जांचने के लिए एकदम सही है। राइनोसेरस गुस्सा हो जाता है और एक ही वार में अपनी पूरी बिजली वाली ऊर्जा हमला करने के लिए छोड़ता है। वो जीव अपने सींग के जोर से हमारे हीरो को हवा में उड़ा देता है। टक्कर के जोर से हमारा लड़का आसमान में बहुत ऊपर उछल जाता है। वीआईपी बॉक्स से चश्मा पहनी लड़की उस नज़ारे को देखकर डर के मारे उसका नाम चिल्लाती है। हीन कहता है कि लड़के के काम का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर वो हमेशा सफल हो जाता है। तभी बर्फ का एक जोरदार धमाका होता है जो हमारे हीरो को रेनोसेरस के हमले से बचाता है। सिस्टम उसे बताता है कि इस वार से उसकी फुर्ती 5% बढ़ गई है। आंखें लाल करके हमारा हीरो कहता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। फिर वो अपनी थंडर वेव चलाता है और उसकी फुर्ती 50% बढ़ जाती है। गैंडा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के पर फिर से हमला करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो उस वार से बचता है और अपनी आइस ब्लेड से जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस जानवर को हरा देता है और 7 सेकंड में 1000 पॉइंट कमाता है। हीन उसकी रफ्तार देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि लड़के ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। मेनू जो भेस बदलकर वहीं थी बताती हैं कि अगला दानव बहुत खतरनाक है। उस प्राणी के पंजे बहुत तेज हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के टुकड़े कर सकते हैं। ऊपर से उसका विशाल मुंह लोहे की चेन फेंकता है और सामने आने वाली हर चीज को निगल जाता है। उसका शरीर बहुत मजबूत बाहरी कवच से ढका हुआ है। इन सब चीजों की वजह से ये दानव शुरुआती मुकाबले का सबसे मजबूत जानवर है। लेवल 15 का पर्गेटरी जायंट बाहर आता है और नफरत भरी निगाह से हमारे हीरो को देखता है। हमारा हीरो फिर हमले के लिए अपना पियर्सिंग ऑप चलाता है। वो बैंगनी ऊर्जा दानव के आर पार चली जाती है और उसकी चाल की रफ्तार 200% बढ़ जाती है। वीआईपी बॉक्स में जजों का मुंह उस शानदार जीत को देखकर खुला का खुला रह जाता है। तभी स्क्रीन पर दिखता है कि गोले की रफ्तार 900% बढ़ चुकी है। सिर्फ 3 सेकंड में वो 5000 पॉइंट कमाता है और अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ जाता है। कहीं और एक दानव अपने मुंह से पानी की तेज धार फेंकता है। वहीं सीओ अपनी वाटर बुलेट का इस्तेमाल करके अगली क्लास में पहुंच जाती है। वो ताकतवर गांव भी आराम का समय छोड़ देता है ताकि वो सबसे पहले वहां पहुंच सके। पहले नंबर पर आई हाना हानू की बात करें तो वो आगे बढ़ने से पहले अपनी जादुई ऊर्जा माना ठीक करना पसंद करती है। अचानक स्क्रीन पर आता है कि नाइटमेयर क्लास 21 सेकंड में खत्म कर दी गई। सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो कौन लड़का था जिसने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया। जीत के बाद हमारा हीरो कहता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। वीआईपी बॉक्स में फुजोरा को यकीन नहीं होता कि उसने लेवल 15 के जायंट को हरा दिया। हीन मुस्कुराता है और उन्हें कहता है कि मुश्किल बढ़ा दो ताकि पता चले कि यह बच्चा कहां तक जा सकता है। फिर दूसरा चरण शुरू होता है जिसमें 2 शिकारी जायंट आते हैं, पर हमारा हीरो बिल्कुल शांत रहता है। वो दोनों बड़े बड़े जानवर मैदान में आते हैं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा लड़का तय करता है कि दहाड़ने से पहले ही वो उनमें से एक को खत्म कर देगा। अपने पियर्सिंग ऑब से वो पहले जायंट को हरा देता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। फुजोरा हैरान है और सोचता है कि क्या इस चाल की कोई हद है भी या नहीं। हालांकि हाइटन बताता है कि इस क्षमता में एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमी है। अचानक दूसरा जायंट बहुत तेज रफ्तार से लड़के की तरफ हमला करता है।
हमारा हीरो चौंक जाता है क्योंकि ये प्राणी किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा तेज है। मैनू समझाती है कि लोग अक्सर जायंट्स को उनके बड़े आकार की वजह से धीमा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समय बर्बाद किए बिना हमला होने से पहले ही हमारा हीरो एक और पियर्सिंग ऑफ तैयार करता है। जैसे ही वो दानव पास आता है वो अपनी चाल चला देता है। हीन बताता है कि ये जायंट्स माना का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इनके बाकी गुण स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं। स्क्रीन दिखाती है कि दानव के पास कुल 940 स्टैट पॉइंट है। जायंट उस बैंगनी गोले से बच जाता है और हमारा हीरो उसकी रफ्तार देखकर हैरान होता है। मैनू समझ जाती है कि गोला धीमा है और लड़के ने जानवर की दहाड़ को हमला करने का मौका समझा था। दानव फिर एक जोरदार मुक्का मारता है और हमारा हीरो कूदकर बच जाता है। वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैदान के फर्श पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। पत्थर का धमाका होता है जिससे ढेर सारी धूल और मलबा उड़ता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि बीच की दूरी से इस गोले से बचा जा सकता है। हीन कहता है कि अगर वो ये चाल जानता है कि ये लगेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि उसके पास अब और कोई दांव नहीं बचा है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि क्योंकि जानवर तेज है इसीलिए वो और करीब चला जाएगा। फिर वो अपनी थंडर वेव चलाता है और सीधे जायंट की तरफ हमला बोलता है। वीआईपी बॉक्स से दिखता है कि जायंट बिजली से घिर जाता है और एक भी वार नहीं कर पाता। चश्मा पहनी लड़की लड़के की फुर्ती देखकर दंग रह जाती है। फुजीवारा घबरा जाता है क्योंकि ये हमला गैंडे वाले हमले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हालांकि मीनू उसे बचाव दल को बुलाने से रोकती है और इंतजार करने को कहती है। हीन भी सहमत होता है, कहता है ताकत बहुत है, लेकिन अगर वार लगे ही ना तो वो बेकार है। तभी जायंट का मुक्का जमीन से बस कुछ ही इंच ऊपर रुक जाता है। वो अपने निशाने से चूक जाता है। वो जानवर हार मानकर घुटनों पर झुक जाता है और अब लड़ने के लिए हिल नहीं सकता। वो राक्षस थोड़ा मुस्कुराकर हमारे हीरो को देखता है और उसे पास आने का इशारा करता है। तब वो विशाल जानवर अपना सर घुमाता है। हीरो की हिम्मत देखकर हैरान हो जाता है। हीरो एक छलांग लगाता है और वो तेज गोला सीधे जानवर के सर पर मार देता है। अपनी बिजली चालू करके वो लड़ाई खत्म करने के लिए आखिरी वार की तैयारी करता है। फिर वो बैंगनी शक्ति राक्षस की खोपड़ी को चीरकर निकल जाती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सिस्टम बताता है कि इस गोले की रफ्तार 1300% बढ़ गई है। जीत के साथ उसे सिर्फ 12 सेकंड की लड़ाई में 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। वीआईपी जगह में चश्मे वाली लड़की जोर से उसका नाम चिल्लाती है। जीत से खुश होकर फुजीवारा को उसका उत्साह अजीब लगता है और वो कहता है कि उसे इतना खुश और जोश में देखना बहुत मुश्किल है। वो शर्मिंदा हो जाती है और बहाना बनाती है, कहती है कि वो तो बस हौसला बढ़ा रही थी। तब मीनू इस सीन पर थोड़ा अजीब महसूस करता है और कहता है कि ये तो ज्यादा बातें करने लगी है। फिर हीन पूछता है कि लड़के ने उस विशाल जानवर के हमलों से खुद को बचाया क्यों। वो समझाता है कि हमारे हीरो की आम रफ्तार तो राक्षसों जितनी ही है, लेकिन जब वो अपनी बिजली चालू करता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से अब बड़े जानवर के हमले उसे छू भी नहीं सकते। फुजाओ कहता है कि फिर भी वो अपने पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर तो आ ही चुका है, लेकिन सबसे ताकतवर आदमी को पीछे छोड़ने के लिए हमारा हीरो यहां रुक नहीं सकता। एक मजबूत इरादे के साथ वो चिल्लाता है कि वो रुक नहीं सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तीसरा चरण शुरू होता है और अब सामने 3 नर्क के विशाल जानवर खड़े हैं। अपने बैंगनी गोले से वो पहले राक्षस को एक ही बार में हरा देता है। तब हीन मुस्कुराता है क्योंकि लड़के ने आगे बढ़ने का फैसला किया और उसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। फुजाओ को याद आता है कि हीन तो अपने समय में एक ही बार में चौथे चरण तक पहुंच गया था। वो बूढ़ा आदमी फिर सोचता है कि हमारा हीरो कैसा करेगा, क्योंकि हीटन की सीमा तो तीसरे चरण तक ही थी। तब एक विशाल जानवर पूरी ताकत से हमला करता है और हीरो बचने की तैयारी करता है। अपनी रफ्तार से वो उस घूसे से बच निकलता है और राक्षस जमीन पर जोर से टकराता है। वो अपनी बिजली की लहर का इस्तेमाल करता है और दूसरे विशाल जानवर पर हमला करने के लिए अपने छेद करने वाले गोले के साथ पास पहुंचता है। वो दूसरे वाले को हरा देता है और रफ्तार बढ़ा देता है। हमारा हीरो फिर कहता है कि तीसरे वाले के लिए वो एक अलग रणनीति इस्तेमाल करेगा। वो फिर खुद को आगे फेंक देता है और अखाड़े के आखिरी विशाल जानवरों से निगल जाता है। राक्षस अपना मुंह बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो जीत गया है। वो जानवर फिर जश्न मनाता है, सोचता है कि उसने आखिरकार अपने दुश्मन को हरा दिया। अपनी लाल आंखों के साथ हमारा हीरो कहता है कि वो उसे अंदर से ही फाड़ कर रख देगा। एक बहुत बड़ा आग का धमाका होता है जो उस विशाल जानवर को पूरा खा जाता है। सिस्टम बताता है कि उसके हुनर की रेंज 1100% से ज्यादा बढ़ गई है। जीत के साथ उसे 13 सेकंड की लड़ाई में 15,000 पॉइंट्स मिलते हैं। वीआईपी जगह से फुजाओ हैरान है क्योंकि लड़के ने पहले चरण वाला ही हुनर इस्तेमाल किया। आग का धमाका पूरे मैदान में फैल जाता है और आखिरी विशाल जानवर का कुछ नहीं बचता। हमारा हीरो थक चुका है क्योंकि उसकी शक्ति माणा पूरी खत्म हो गई है, लेकिन वो जानता है कि उसके हुनर का अपने आप होने वाला असर उसकी ऊर्जा जल्दी ठीक कर देगा। चौथा चरण शुरू होता है और अब उसे एक साथ 4 विशाल जानवरों का सामना करना है। हीन कहता है कि अगर वो ये चरण पार कर लेता है तो वो उसके जवानी के समय को भी पीछे छोड़ देगा। हीन बेचैन है और देखना चाहता है कि ये बच्चा इस लड़ाई में कितनी दूर तक जा सकता है। हीरो को एहसास होता है कि जैसे जैसे गोले की रफ्तार बढ़ती है वैसे ही उसका निशाना भी सटीक होता जाता है। थोड़ी और रफ्तार बढ़ाने पर वो दूर से भी इन जानवरों को मार पाएगा,
लेकिन वो जानता है कि उसकी शक्ति कम है और वो एक भी निशाना चूक नहीं सकता। अचानक एक विशाल जानवर अपने मुंह से जंजीरें फेंकता है और उसे फंसा लेता है। हमारा हीरो जंजीरों से घिर चुका है और हिल नहीं सकता। वो इस हमले से हैरान है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जानवर के मुंह से जंजीरें निकलेंगी। विशाल जानवर उसे अंदर खींच लेता है और एक जोरदार घूंसा मारता है। इस वार से वो जोर से मैदान की दीवार से जा टकराता है। हिलने में असमर्थ वो राक्षस की पकड़ में आ जाता है और मुश्किल में है। विशाल जानवर उसे अपने पंजों से दबोचता है, आखिरी वार की तैयारी करते हुए। इस दबाव में हीरो का शरीर उस पकड़ से कुचला जाने लगता है। ताकत इतनी ज्यादा है कि वो विशाल जानवर मैदान में एक छेद कर देता है। हमारा हीरो फिर जमीन पर गिर जाता है, पूरा घायल और बिना किसी ताकत के। घबराहट में फुजावारा हीन से कहता है कि वो उसकी मदद करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हीन सोचता है कि क्या ये हमारे हीरो का आखिरी समय है। फिर उसे याद आता है जब वो भी अपनी एक लड़ाई में हार गया था। बिना दूसरी बार सोचे वो मैदान में घुसने और उसे बचाने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक मेन्यू उसे रोकता है। कहता है कि लड़के ने अभी तक हार नहीं मानी है। फुजीवारा घबरा जाता है क्योंकि अगर उन्होंने अभी उसे नहीं बचाया तो वो खत्म हो जाएगा। मेन्यू कहता है कि वो महसूस कर सकता है कि लड़के के पास अभी भी कोई बड़ी चाल बाकी है। फुजीवारा हैरान होता है और कमांडर बताता है कि उसे ये उसकी आंखों की वजह से पता है, क्योंकि ये आंखें उनकी नहीं है जिसने अपनी हार मान ली हो। पूरे गुस्से के साथ हमारा हीरो कहता है कि वो यहाँ हार मानने वाला नहीं है। फिर उसे याद आता है कि री के साथ लड़ाई के दौरान उसने अपनी स्किल को एनालाइज करना शुरू किया था, लेकिन जानबूझकर आखिरी में 99% पर उस एनालिसिस को रोक दिया था। आखिरकार वो एनालिसिस 100% तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। चश्मे वाली लड़की उस नीले कमल को देखती है और सोचती है कि अब इसका क्या फायदा। हीन को उसका रिएक्शन अजीब लगता है और वो सोचता है कि क्या उसे पहले से ही कुछ पता था। ये नई स्किल उसे बिजली के हमलों को सोखने देती है और उसकी फुर्ती, एजिलिटी को 100% तक बढ़ा देती है। इसके अलावा ये क्षमता उसकी ताकत को बढ़ाती है और उसकी सेहत को पूरी तरह से ठीक कर देती है। एक नीला कमल का फूल दिखाई देता है और हमारे हीरो के सारे घावों को ठीक कर देता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि अब वार्म अप तैयारी खत्म हो गया है और अब असली लड़ाई का समय है। फुजीवारा हैरान है क्योंकि वो एक हीलर यानी इलाज करने वाले से भी तेजी से ठीक हो गया। अपनी नई शक्तियों से वो चौथे चरण के जायंट्स को आसानी से हरा देता है। स्क्रीन दिखाता है कि उसने ये चुनौती पूरी कर ली और 20,000 पॉइंट कमाए। समय बर्बाद किए बिना वो अपने भेदने वाले गोले से एक और जायंट को हराता है। अब उसका गोला 27 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है और वो अगले चरण में बढ़ जाता है। फिर वो 5वें चरण के राक्षसों को हराता है और 25,000 पॉइंट कमाता है। छठे चरण में वो 6 और जायंट्स को हराता है और 30,000 पॉइंट और कमाता है। वीआईपी बॉक्स में जज इस लड़ाई से हक्के बक्के रह गए हैं और पूरी तरह से थक चुके हैं। मैदान अब एक असली नरक जैसा लग रहा है जिसमें हारे हुए जायंट्स का पहाड़ बन गया है। फिर हमारा हीरो जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि ये राक्षस आना क्यों बंद हो गए। फुजीवारा सदमे में है और कहता है कि उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। कोई और रास्ता ना देखकर वो चुनौती को रोकने के लिए इमरजेंसी बटन दबाता है। हाथ में माइक लेकर वो हमारे लड़के को बताता है कि टेस्ट खत्म हो गया है। बूढ़ा आदमी फिर बताता है कि उसने उनके पास जितने भी जायंट्स थे उन सबको हरा दिया है। राक्षसों के ढेर के ऊपर से फूजी चिल्लाता है कि उसने सारे जायंट्स को मार गिराया। हमारा हीरो हैरान होता है और पूछता है कि कैसे, क्योंकि उसे लगा था कि कोई सीमा नहीं है। थका हुआ वो सोचता है कि उसने कितने पॉइंट बनाए होंगे और उम्मीद करता है कि वो ताइवान से दूरी कम कर लेगा, लेकिन उसने अपने भेदने वाले गोले की रफ्तार बढ़ाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब वो उसके 38 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, जो कि कार से भी तेज है, और उसकी नीली आभा और अभी भी चालू है। हमारा हीरो हाली मैदान को घूरता है। उसकी आंखें शक्ति से चमक रही हैं, लेकिन वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। अचानक उसे एक जरूरी बात याद आती है। वो इसे पूरी तरह भूल गया था। चूंकि उसका लेवल अप नहीं होता, इसलिए राक्षसों का एक्सपीरियंस कर्मा स्टोन में बदल जाता है। वीआईपी बॉक्स में हीटन नीले पत्थर को देखकर चौंक जाता है और मेंडू बताता है कि ये कैसे बना। हीन को इसका फायदा समझ आता है और फुजीवारा लड़के की ताकत से डर जाता है। ये जानकर राहत महसूस करते हुए कि वो इंसान है, हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कर्मा स्टोन उठाता है। जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो कहता है कि अब जाने का समय है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। फिर मैदान से बाहर निकलने के लिए वो विशाल धातु का दरवाजा खुलने लगता है। दूसरी तरफ फुजीवारा बाकी लोगों को बताता है कि हमारा हीरो बाहर आ रहा है। स्क्रीन उसका स्कोर दिखाता है 1,06,000 पॉइंट, जिसके साथ वो पहले स्थान पर आ जाता है। फुजीवारा उसकी बहुत तारीफ करता है और उसकी क्षमता को ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्ट्रक्टर देने की पेशकश करता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक गुरु है। फिर भी वो बूढ़ा आदमी अपनी पेशकश पर जोर देता है। तभी हीन बातचीत में कूद पड़ता है और फुजी को उसे तंग करने से रोकता है। वो उन गुंडों का ख्याल रखने के लिए उसे धन्यवाद भी देता है और हीन कहता है कि उसने सिर्फ उन्हें सजा दी जिन्होंने नियम तोड़े। हीन फिर बताता है कि वो मेन्यूइजुमी का शिष्य है, इसलिए उसने मदद की। फुजी का मुंह खुला रह जाता है और हमारा हीरो मुस्कुराते हुए हीन को मदद के लिए धन्यवाद देता है। हीन उस जानकारी की पुष्टि करता है जिससे वो बूढ़ा आदमी और भी हैरान रह जाता है। हमारा हीरो फिर मुड़ता है और अपने गुरु का अभिवादन करता है जो वहां मौजूद थे। चश्मे वाली लड़की उसे बधाई देती है और पूछती है कि अगर उसे चोट लगी है तो क्या वो एशिया को बुला दे। मुस्कुराकर वो कहता है कि वो ठीक है और बस ठीक होने के लिए थोड़ा आराम चाहिए।
फुजीवारा सबका समझ जाता है और याद करता है कि मेन्यू के दूसरे शिष्य ने भी दूसरा चरण पार कर लिया था। फिर हमारा हीरो पूछता है कि क्या ताइवा भी टूर्नामेंट के छठे चरण तक पहुंच गया था। बूढ़ा आदमी समझाता है कि दूसरों के लिए दूसरा चरण तो अभी बस शुरू ही हुआ है। एक दूसरे मैदान में आरक्यू मुश्किल क्लास खत्म करता है और नाइटमेयर मोड छोड़ देता है। सीओ भी अपना पानी का गोला इस्तेमाल करती है, लेकिन टेस्ट जारी रखने के लिए उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। हमारा हीरो हैरान होता है, पर फुजीवारा उसे कहता है कि दूसरों को आंकना मत करो। फिर वो पूछता है कि उन्होंने छोड़ा क्यों नहीं, और बूढ़ा आदमी उसे नियम बताता है। हीन कहता है कि बाकी प्रतिभागी नाइटमेयर मोड तक पहुंचने में कामयाब रहे। अपने आर्टिफैक्ट की मदद से गाकुओ एक परगेटरी जायंट को हराने में कामयाब होता है। इस बीच वो और अकागामी और उसका शिकागामी एक राक्षस के हमले में आ जाते हैं, लेकिन उसका प्राणी अपने पूरे और भयानक रूप में बदलना शुरू कर देता है। अपनी लाल आंखों के साथ वो जानवर एक विशाल वेयरवुल्फ बन जाता है और दुश्मन का सामना करता है। बिना किसी मुश्किल के शिकागामी उस राक्षस को एक ही घूंसे में हरा देता है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या आज्ञा की तितली भी ऐसा करती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं। हमारे हीरो को महसूस होता है कि शिकामू काफी ताकतवर होते हैं और उसे अपने कुत्ते की याद आती है। चूंकि उसके दोस्त चले गए हैं, वो तय करता है कि अब उसके लिए वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अचानक वो देखता है कि एक मैदान में कुछ अजीब हो रहा है। ये इबेरिया है जिसने एक लाल कवच को एक्टिवेट कर दिया है, और हमारे लड़के को लगता है कि ये उसके पिता का तोहफा था। मुस्कुराते हुए इबेरिया बताता है कि ये उसके पिता का सबसे ताकतवर एपिक आर्मर है। स्क्रीन पर ड्रैगन बियर के स्टैट्स दिखते हैं, जो हर मिनट अटैक और फुर्ती बढ़ाते हैं। वो बताता है कि इस कवच की अपनी एक इच्छा शक्ति है और इसे पाने के लिए उसे बहुत दर्द सहना पड़ा था, लेकिन ये कवच सिर्फ 15 मिनट तक चलेगा और उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। उसके स्टैट्स तुरंत 120 अंक से बढ़ जाते हैं और वो हमला करने चला जाता है। इबेरिया को घोषणा याद आती है और वो खुद को प्रेरित करता है कि वो अपने नए साथी को निराश न करे। डाओ का नाम अपने दिमाग में रखते हुए वो अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर हमला कर देता है। हमारा हीरो ये सब देखता है और सोचता है कि उसका नया दोस्त काफी शानदार लग रहा है। अचानक एक आवाज घोषणा करती है कि टूर्नामेंट का दूसरा चरण आखिरकार खत्म हो गया है। फुजीवारा समझाता है कि सिर्फ टॉप 10 ही आगे बढ़ेंगे और टॉप 2 को इनाम मिलेगा। जमीन पर गाकुओ बहुत अकड़ जाता है और खुद को पहले ही इनाम का मालिक मान लेता है। एक गंभीर नजर के साथ बूढ़ा आदमी टॉप 10 खत्म करने वालों की घोषणा करने की तैयारी करता है। फिर स्क्रीन पर फाइनल स्कोरबोर्ड दिखता है और हमारा हीरो बहुत बड़े अंतर से पहले स्थान पर होता है। बाकी सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने अकेले ही 1 लाख से ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे। गाकुओ को विश्वास नहीं होता कि वो तीसरे स्थान पर आया है और वो सोचता है कि टेन्मा कौन है। कहीं और हरे बालों वाली एक लड़की भी हमारे हीरो में दिलचस्पी लेती है। सीओ अपने और हमारे हीरो के बीच शक्ति के इस अंतर से हिल जाती है। इस बीच ये पता चलता है कि हमारे लड़के ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। चश्मा लगाई हुई लड़की देखती है कि उसके पिता टेस्ट के नतीजों से बहुत खुश हैं। जमीन पर इबेरिया जश्न मनाता है क्योंकि वो पहले ही जानता था कि उसका नया साथी विजेता होगा, लेकिन उसे इस बात पर भी गर्व है कि उसने डोई के नाम को शर्मिंदा नहीं किया। हमारा हीरो फिर उसे बधाई देता है और कहता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस से हैरान था। अपने चेहरे पर अजीब सा भाव लिए इबेरी अपने दोस्त की तारीफ सुनकर चुप रह जाता है। और इस तरह अलायंस टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले आखिरकार खत्म हो जाते हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारा हीरो अपने बेहोश दोस्त को अपनी पीठ पर लाद लेता है। इस बीच दक्षिणी महाद्वीप के पहले जिले में एक बूढ़ा आदमी एक चौक में ध्यान लगा रहा है। एक सिपाही वहां खड़े रहने की शिकायत करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे चुप रहने को कहता है। बूढ़े आदमी का नाम बर्गर है और वो एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। सिपाही फिर सवाल करता है कि वो उन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं बता देता कि मोनोलिथ कहाँ गिरेंगे। उसका दोस्त समझाता है कि वो भविष्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाता है, लेकिन वो मैनो आइजुमी जितना ही सम्मानित है क्योंकि उसकी भविष्यवाणियों के सफल होने की दर 100% है, एक भी विफलता नहीं। अचानक वो बूढ़ा आदमी गिर जाता है और चिल्लाता है कि उत्तरी महाद्वीप खतरे में है। वो बताता है कि जानवरों का हमला होने वाला है और उनमें से एक 100 लेवल का है। रात में एक फूलों के बगीचे में कोई हमारे हीरो के साथ बातचीत शुरू करता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसके कुल स्टैट्स 1500 पॉइंट्स को पार कर गए हैं। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है क्योंकि सामान्य तौर पर हर लेवल पर सिर्फ 50 पॉइंट पड़ते हैं। इस वजह से हमारे हीरो की तुलना एक 30 लेवल के जागृत से की जाती है। इसके अलावा उसकी पैसिव स्किल्स लगातार उसकी सुरक्षा और फुर्ती बढ़ाती हैं, लेकिन उसकी अटैक पावर ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे वो अभी बढ़ा नहीं सकता। तभी हमारा हीरो एक जानी पहचानी आवाज सुनकर हैरान रह जाता है। बाहर से आरके उसे खाने के लिए बुलाता है, ये कहते हुए कि उसने उसके पसंदीदा पकवान बनाए हैं।
वो उस मुश्किल को अभी छोड़ने का फैसला करता है, ये सोचकर कि हो सकता है उसे बाद में कोई अटैक स्किल मिल जाए। फिर सब लोग रिकू का बनाया हुआ दावत खाने के लिए टेबल पर जमा हो जाते हैं। हमारा हीरो एक दोस्त को वहां ना देखकर पूछता है कि इबेरिया कहाँ है। आ बताती है कि उसने उसे ठीक तो कर दिया था, पर वो बहुत थक गया था और अभी भी सो रहा है। रिकू हैरान होता है कि उसके जैसा लेवल 7 का लड़का वो फेज कैसे पार कर गया जो वे लोग नहीं कर पाए। अचानक सीओ डर जाती है और अपने दोस्त के पीछे किसी चीज की तरफ इशारा करती है। रिकू को पता चले बिना उसके पीछे एक लाल आंख वाली बुरी परछाई दिखती है। एक डरावनी आवाज में वो चीज खाना मांगती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो बस इबेरिया था जो उठ गया था और खाना खाने टेबल पर बैठ गया था। रिकू गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो उसने उसे डरा दिया और ऊपर से वो बिना पूछे मुंह में खाना भरकर खा रहा है। इबेरिया तो बस अपनी खाली कटोरी लेकर और खाना मांगता है। तब चश्मे वाला दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या वो लड़ना चाहता है। इबेरिया फिर मुस्कुराते हुए खाना जल्दी से खा जाता है और कहता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। रिकू फिर शेखी मारता है और कहता है कि ये उसके खाने की वजह से है कि इबेरिया की ताकत वापस आ गई है। इबेरिया सलाह देता है कि उसे तो शेफ बावर्ची बन जाना चाहिए क्योंकि उसमें लड़ाई से ज्यादा हुनर खाना बनाने में है। अचानक मेन्यू बीच में टोकता है और कहता है कि वो सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता है। फिर वो टेबल पर बैठे सब लोगों से पूछता है कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है। रिकू कहता है कि उसका सपना एक सेवर बनना है ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके और अच्छा खाना खा सके। इसलिए उसका सबसे बड़ा डर है बूढ़ा हो जाना और घूमने की ताकत ना रहना। सिर्फ बूढ़ा होने और स्वाद की समझ खो देने का ख्याल ही उसे डरा देता है। मेन्यू फिर सीओ की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसका डर क्या है। वो बताती है कि वो डॉक्टरों के परिवार में पैदा हुई थी और उसका बचपन एक अस्पताल में गुजरा। इस वजह से उसने बचपन से ही बहुत सारे लोगों को बीमारी से पीड़ित देखा। ये अनुभव उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया और अब तो वो एक साधारण सर्दी जुकाम से भी डरती है। तब हमारे हीरो को समझ आता है कि उस दिन जब उसने छींक मारी थी तो वो क्यों भाग गई थी। दृश्य में दिखाया जाता है कि वो छींक रहा है और लड़की डरकर वहां से भाग रही है। मेन्यू उसे तसल्ली देता है, कहता है कि जो लोग जागृत हो चुके हैं वे दुगनी उम्र जीते हैं और बहुत कम बीमार पड़ते हैं। अगले वो आइबेरिया की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसका डर क्या है। वो बताता है कि उसका सबसे बड़ा डर पहले टूर्नामेंट के क्वालिफायर पास ना कर पाना था, लेकिन अब उसका डर है कि वो अपने दोस्त इत्सुकी के साथ लड़ नहीं पाएगा। वो मुस्कुराते हुए ये सवाल हमारे हीरो को दे देता है, जो थोड़ा घबरा जाता है। टेबल पर सब लोग उसे घूरने लगते हैं और सीओ कहती है कि वो सोच भी नहीं सकती कि उसका क्या डर होगा। हमारा हीरो फिर बताता है कि वो इस बात से परेशान था कि वो अकेले कैसे जिंदा रहेगा। वो समझाता है कि जब वो अंधेरे में अकेला था तो उसे गुस्सा और उदासी घेर लेती थी। उसके पिछली याद में वो रो रहा था जब तक सीओ और रिक्यू उसके सामने नहीं आ गए। उसके बचपन के दोस्त उसे ढूंढते हैं और उसे कुछ खाना देकर खुश करने की कोशिश करते हैं। आंखों में आंसू लिए वो कहता है कि उनकी अच्छाई ने ही उसे उस नकारात्मक दुनिया से बाहर निकाला। उसके बाद वो मेन्यू और यहाँ तक कि आइबेरिया से भी मिला। उसे लगा जैसे आखिरकार उसे सच्चे साथी मिल गए हों। सबकी तरफ देखते हुए वो कहता है कि उसका परिवार असल में बहुत बड़ा हो गया है। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि इतना सुकून उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। आखिर में वो सबको बताता है कि उसका सबसे बड़ा डर हमेशा अकेले रहना था। अय्या शर्मा जाती है ये देखकर कि अब उसकी ऑरा शांत और नरम हो चुकी है। आइबेरिया फिर भावुक हो जाता है और अपने दोस्त को गले लगा लेता है। वादा करता है कि वो उसे फिर कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मेन्यू समझाता है कि ये सवाल इसलिए पूछा गया था ताकि देखा जा सके कि उन्हें सेवियर बनने का कोई पछतावा होगा या नहीं। वो कहता है कि एक सेवियर का आखिरी लक्ष्य बिना किसी पछतावे के इस दुनिया से जाना होता है। फिर वो सबको बोलता है कि जल्दी खा लो क्योंकि सीओ और रिक्यू कल फिर वापस जा रहे हैं। अगली सुबह पूरा ग्रुप एक दूसरे को अलविदा कहता है और नेशनल टूर्नामेंट में मिलने का वादा करता है। हमारा हीरो तब इबेरिया और रिकू के बीच अचानक बढ़ी नजदीकी को अजीब समझता है। वो वापस जाने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसे सीओ से कुछ पूछना था, पर वो उसे बात के लिए छोड़ देता है। अचानक उसे एहसास होता है कि आय गायब हो गई है और अब ग्रुप के साथ नहीं है। फिर वो उसे बड़ी जल्दी में दौड़ते हुए देखता है और सोचता है कि इसका क्या कारण है। तब मेन्यू पूछता है कि क्या हुआ और आया कहती है कि उसके पास दक्षिण से एक जानकारी आई है। वो समझाती है कि इसकी एक्सेस लेवल बहुत ऊंची है और सिर्फ लेवल 50 के सेवर ही इसके बारे में जान सकते हैं। तब मेन्यू उसे ये बात बताने की इजाजत दे देता है और इबेरिया उसके भरोसे से हैरान हो जाता है। आया बताती है कि दक्षिणी महाद्वीप के कमांडर ने एक भविष्यवाणी की है। हमारे हीरो को उस भविष्यवाणी पर शक होता है, लेकिन इबेरिया कहता है कि ये तो एक तरह का कन्फर्म्ड भविष्य है। अजा अपने पिता से कहती है कि वो उत्तर से चले जाएं, पर पिताजी कहते हैं कि हमला तो उन्हीं पर होने वाला है। इस वजह से वो उन राक्षसों को खींचने के लिए एकदम सही चारा बनेंगे। वो जोर डालती है कि पिताजी भाग जाएं,
लेकिन हमारा हीरो मान जाता है और लड़ने की पेशकश करता है। मेन्यू अपना मन बदल लेता है और हमारे हीरो से कहता है कि वो लड़ने के बजाय कुछ और करे। हमारे लड़के का काम है इबेरिया के पिता की रक्षा करना, जो सबसे माहिर कारीगर हैं। हमारे हीरो को ये अजीब लगता है और वो सोचता है कि उसका मालिक उसे लड़ाई से दूर रखना चाहता है। फिर मेन्यू अपनी बेटी की तरफ मुड़ता है और बताता है कि उसकी बेटी से 3 विनतियां हैं। पहला ये कि वो सभी निवासियों को चेतावनी दे और जिनका स्तर कम है उन्हें सुरक्षित निकाल ले। अपनी लाल आंखों से वो उसे उत्तर के जिला 1 में आने का हुक्म देता है। अजा तब अपने पिता को बताती है कि उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली है और हीन रास्ते में है। एक उत्सुक नजर से वो बिना कुछ कहे अपने पिता को देखती रहती है। फिर वो पूछती है कि जब एडन के पास पहले से ही रक्षक हैं तो उन्होंने हमारे हीरो को वहां क्यों भेजा। शर्मिंदा होकर वो समझ जाती है कि उसके पिता उसकी मंशा को भांप गए हैं। मेन्यू समझाता है कि स्तर 100 का एक जानवर आएगा और हमारा हीरो अपनी असली ताकत दिखाएगा। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि हमारे हीरो में हमले की शक्ति कम है, लेकिन एडन के पास एक जादुई चीज है। उस चीज के हाथ में आते ही लड़ने के लिए एक एकदम सही जागृत पैदा होगा। पहले दिन की शाम को 8 बजे उत्तर के जिला 2 में उत्तरी महाद्वीप पर वो बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। हमारा हीरो और इबेरिया अंधेरे जंगल से होकर भागते हैं। हमारा हीरो चिंतित है क्योंकि जानवर किसी भी समय हमला कर सकते हैं। अचानक इबेरिया घबरा जाती है और हमारे लड़के से आसमान की तरफ देखने को चिल्लाती है। फिर हमारा हीरो मुड़ता है और वो भी देखता है जिसने उसके दोस्त को डरा दिया था। एक जलता हुआ बड़ा पत्थर सीधे शहर के बीचों बीच गिरता है। एक बड़ा रोशनी का धमाका होता है जो आसपास की इमारतों को खा जाता है। हमारा हीरो चिंतित है क्योंकि अभी भी नागरिकों को निकालने का काम चल रहा है। शहर में जागृत लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जानवर बहुत जल्दी आ गए थे। सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाता है और वो खुद को अपने काम और नागरिकों के बीच एक दुविधा में पाता है। वो जानता है कि इबेरिया थक गई है, लेकिन उसने अपने पिता की वजह से रुकने को नहीं कहा है। तब इबेरिया कहती है कि उन्हें मदद के लिए जाना चाहिए क्योंकि किसी मजबूत जागृत के बिना कई लोग मारे जाएंगे। मुस्कुराते हुए इबेरिया अपनी योजना बदल देती है और हमारा हीरो मदद करने के लिए मान जाता है। अचानक जमीन से पत्थर की एक मुट्ठी निकलती है और जागृत लोगों पर हमला करती है। फिर स्तर 21 का एक आग वाला गोलम सामने आता है और हीरो से भिड़ता है। समूह को एहसास होता है कि ये लड़ाई मुश्किल होगी, भले ही उनके पास 3 स्तर 15 वाले लोग हैं। एक जागृत व्यक्ति अपनी पत्थर की ढाल का इस्तेमाल करता है और सबको अपनी जगह बनाए रखने को कहता है। ढाल को आगे रखकर वो दूसरों से कहता है कि हमला करने का मौका ढूंढो, लेकिन गोलम आग का एक धमाका करता है और ढाल को आसानी से तोड़ देता है। वो जागृत व्यक्ति चौंक जाता है क्योंकि उसे एक ही वार में इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। उसके दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि अगर उनका टैंक हार गया तो उनके पास कोई मौका नहीं बचेगा। उनमें से एक तब सबको भागने को कहता है क्योंकि लड़ना सिर्फ अपनी जान गंवाना है। वो मुस्कुराता है। दूसरा कहता है कि डरपोक को यहां सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अचानक वो एक प्राणी को देखकर हैरान हो जाता है जो उसके पीछे आ गया था। घबराकर वो अपनी जान की भीख मांगता है, पर अपने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके हमला करता है। वो शेखी बघारता है कि वो आग वाले प्राणियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन हार जाता है। उसके दोस्त गिरे हुए गोलम को देखते हैं और उसे खत्म करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो घमंडी हो जाता है और कहता है कि वो जानवर को खुद ही खत्म करेगा। अचानक गोलम फिर से खड़ा हो जाता है और नफरत भरी नजर से जागृत लोगों को घूरता है। फिर वो राक्षस आग का एक बड़ा धमाका करता है और सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी बर्फ की एक दीवार आ जाती है जो जागृत लोगों को गोलम के हमले से बचा लेती है। मदद के आने पर एक जागृत व्यक्ति कहता है अब सब ठीक हो जाएगा। हमारा हीरो कब इबेरिया से नागरिकों को निकालने को कहता है और उसका खुद का बचाव बढ़ जाता है। इबेरिया शेखी मारता है और कहता है कि एक दिन वो जिनताइबा से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। एक जागृत व्यक्ति लड़के की इस हिम्मत पर चिढ़ जाता है और उसे बदतमीज कहता है। बाकी जागृत लोगों को हमारे हीरो का बर्फ का कवच अजीब लगता है। अपना कवच सक्रिय करके हमारा हीरो अपने गुरु की एक सलाह याद करता है। मेनू ने उसे चेतावनी दी थी कि उसका काला गोला शक्तिशाली तो है, पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत धीमा है। उन्होंने हमारे हीरो को सलाह दी थी कि आपातकाल के लिए इस कौशल को आखिरी दाव के तौर पर बचाकर रखे। इसी वजह से वो भीड़ के बीच अपने भेदी गोले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने कवच और बिजली के साथ हमारा हीरो सीधा गोलम की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर वो एक जोरदार लात मारता है और दानव को आसानी से हवा में उछाल देता है। उसकी बिजली वाली लहर चालू हो जाती है और वो दुश्मन पर लगातार वार करता रहता है। वो गोलम पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, पर बच्चे पर एक भी वार नहीं कर पाता। आखिरी मुक्का मारकर हमारा हीरो उस दानव को जमीन पर पटक देता है, जिससे बहुत सारी धूल उड़ती है। फिर वो अपनी बिजली का इस्तेमाल करके गिरे हुए गोलम को आखिरी वार देता है।
एक जोरदार धमाका होता है और वो दानव एक ही बार में हार जाता है। आम लोग हैरान हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक बच्चे ने उस दानव को हरा दिया। जागृत यानी शक्तिशाली लोगों में से एक उस लड़के की ताकत देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक 20वें लेवल का गोलम उसे छू भी कैसे नहीं पाया। फिर हमारा हीरो मुड़कर जाने लगता है और वो जागृत लोग देखते हैं कि वो जा चुका है। उनमें से एक फिर शेखी मारता है कि वो लड़का सिर्फ उनकी मदद की वजह से जीता है। जीत के बाद हमारा हीरो और आइबेरिया आइडन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे हीरो को तब एहसास होता है कि उसे अपनी हमले की ताकत किसी तरह बढ़ानी होगी। स्क्रीन पर दिखता है कि उसका अटैक 360 है, लेकिन उसकी फुर्ती 760 है। आइबेरिया अपने दोस्त की रफ्तार की तारीफ करता है, पर हमारा हीरो कहता है कि ताकत के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। थका हुआ आइबेरिया हैरान होता है, क्योंकि उसने पहले कभी इस बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं था। हमारा हीरो फिर कहता है कि उसकी अटैक पावर बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। आइबेरिया बताता है कि उसके पिताजी की कार्यशाला ऐसी चीजों से भरी है जो उसके दोस्त की मदद कर सकती हैं। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो कल्पना करता है कि हमारा हीरो शानदार कवच पहने हुए है। हमारे लड़के को वो हंसी अजीब लगती है, पर वो देखता है कि उसका दोस्त बहुत थक चुका है। अचानक वो उसे उठा लेता है और बिना जवाब का इंतजार किए कहता है कि वो खुद को इतना जबरदस्ती ना खींचे। हमारा हीरो आइबेरिया को गोद में लेकर भागना शुरू कर देता है। रात आगे बढ़ती है और चांद की रोशनी अंधेरे जंगल में उनके रास्ते को रोशन करती है। वे आखिरकार पहुंचते हैं और आइबेरिया शिकायत करता है कि रास्ते में उसके हाथ लगभग टूट गए थे। आइबेरिया बताता है कि उसके पिताजी जंगल में रहते हैं क्योंकि शहर में बहुत शोर होता है। वो ये भी बताता है कि घर जालों से भरा हुआ है और हमारा हीरो उस माना जादुई ऊर्जा को महसूस कर सकता है। उसका दोस्त उसे पास रहने को कहता है, पर हमारा लड़का जानता है कि वो अपनी समझ से उन जालों को चकमा दे सकता है। मुस्कुराते हुए आइबेरिया शेखी मारता है कि आखिरकार अब रास्ता दिखाने की उसकी बारी है। फिर वो सूखे पत्तों से ढके रास्ते पर भरोसे से चलना शुरू कर देता है, पर वो इतना मग्न हो जाता है कि ठीक सामने के एक जाल को भूल जाता है। जमीन हिलना शुरू होती है और आइबेरिया सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जाल को देखकर घबरा जाता है। अचानक हमला करने के लिए जमीन से एक भयानक लोहे का गोलम निकलता है। हमारा हीरो देखता रह जाता है क्योंकि उसे इंसान जैसे किसी बनावटी चीज की उम्मीद नहीं थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो चीज आगे बढ़ती है और आइबेरिया पर जोरदार मुक्के से हमला करती है, पर हमारा हीरो कूदकर बच जाता है और अपने दोस्त को गोलम के वार से बचा लेता है। उस मुक्के के टकराने से जमीन में गड्ढा बन जाता है और बहुत धूल उड़ती है। वो चिढ़ जाता है कि एक आर्टिफैक्ट की भी अटैक पावर उससे ज्यादा है, पर वो इसे तबाह नहीं कर सकता। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या उस चीज को रोकने का कोई तरीका है। आइबेरिया बताता है कि गोलम की छाती पर लगा कर्मा स्टोन ही उसका कमजोर पॉइंट है। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो अपनी बिजली वाली लहर चालू करता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी रफ्तार से वो वारों को चकमा देता है और गोलम के कमजोर पॉइंट पर वार करता है। वो पास जाता है और अपने हाथों से उस कर्मा स्टोन को खींचकर निकालने की तैयारी करता है। अपनी बिजली का इस्तेमाल करके वो लोहे के कवच के अंदर से गुजर जाता है और पत्थर के करीब पहुंचता है। फिर वो गोलम की ताकत का जरिया बाहर निकाल देता है, जिससे वो तुरंत बंद हो जाता है। वो चीज चलना बंद कर देती है और जंगल के बीच में बिना हिले खड़ी रहती है। पत्थर हाथ में लिए हमारा हीरो उस हारे हुए गोलम की परछाई को देखता है। अचानक आइबेरिया चिल्लाता है कि वो रुक जाए, क्योंकि वो गोलम जसुक नाम के किसी आदमी का था। एक आदमी अचानक कहीं से आ जाता है और अपनी बड़ी तलवार से हमारे हीरो पर हमला कर देता है। वो जवान लड़का आखिरी सेकंड में बच निकलता है और वो आदमी उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह जाता है। जसुक बोकुडो नाम का वो आदमी माफी मांगता है और कहता है कि उसे लगा था कि वे लोग डाकू है। वो सोचता है कि हमारा हीरो कौन है, क्योंकि हमले तक उसे इसकी माना महसूस नहीं हुई थी। हमारा हीरो भी हैरान है क्योंकि उस आदमी की तलवार गायब हो चुकी थी। आइबेरिया फिर उसका परिचय कराता है और हमारा लड़का पूछता है कि उसके पिताजी कहाँ है। जसुक बताता है कि मालिक पीछे की तरफ है और उन्हें संभल कर रहना चाहिए। गुस्से भरी नजरों से आइबेरिया के पिताजी बिना कुछ बोले उन लड़कों को घूरते हैं। आइबेरिया अपने पिताजी से शेखी मारता है कि उसने टूर्नामेंट के क्वालिफायर पास कर लिए हैं। फिर वो वादा किया गया इनाम मांगता है कि वो अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकता है, पर अचानक उसके पिताजी उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिससे वो सदमे में रह जाता है। एरा फिर पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा और बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कारीगर उस पर चिल्लाता है, कहता है कि उसने उसका ड्रैगन गियर चुरा लिया है। बूढ़ा आदमी बताता है कि इस कवच को ज्यादा देर इस्तेमाल करने के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। गुस्से में इबेरिया कसम खाता है कि वो अब कभी भी इसकी बनाई कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेगा और वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर कारीगर हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो मैनो का शिष्य है। हमारा हीरो अपना परिचय देता है और यहाँ आने की वजह बताता है। बूढ़े आदमी को यह अजीब लगता है क्योंकि मैनो शायद ही कभी किसी को ट्रेनिंग देने के लिए शिष्य बनाता है। अचानक उसे कुछ दिखता है और वो हैरान होकर हमारे हीरो को घूरने लगता है। स्क्रीन पर दिखता है कि बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि हमारे लड़के का स्तर रुका हुआ है। कारीगर पूछता है कि क्या वो अपने आंकड़े झूठे दिखा रहा है, और हमारा हीरो मना कर देता है। गंभीरता से देखते हुए बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उसके गुरु ने वो खास चीज क्यों मांगी थी।
वो बताता है कि उसका गुरु मदद के बदले हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है। हमारा हीरो उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसके गुरु ने कभी किसी सौदे के बारे में बात नहीं की थी। बूढ़ा आदमी फिर बताता है कि उसके गुरु ने सुरक्षा के बदले एक चीज मांगी थी। हमारा हीरो हैरान होता है और सोचता है कि उसका गुरु एक खराब चीज क्यों मांगेगा। कारीगर समझाता है कि वो क्रिटिकल क्रिस्टल एक वैकेनेट के हमले को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अचानक उसमें दरार आ गई और वो चीज टूट गई। ये टूटा हुआ क्रिटिकल क्रिस्टल हमले को 10 गुना बढ़ा देता है और क्रिटिकल दर रीसेट हो जाती है। अब इस चीज की मदद से हमारे हीरो के पास अपनी हमला शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है। बूढ़ा आदमी अपने गुरु की चाल समझ जाता है और कहता है कि ये चीज उसके लिए एकदम सही है। ये चीज हाथ में होने पर हमारे हीरो के हमले 10 गुना मजबूत हो जाएंगे। फिर वो उस चीज को पहनता है और एक सुनहरा आभा मंडल उसे पूरी तरह से घेर लेता है। उसे एहसास होता है कि क्रिटिकल दर केवल मजबूत दुश्मनों को हराने पर ही बढ़ती है। स्क्रीन पर उस चीज की जानकारी दिखती है और ये भी दिखता है कि ये हमारे हीरो के लिए कैसे काम करती है। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो धन्यवाद कहता है और कहता है कि ये चीज बहुत काम आएगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं है क्योंकि वे दोनों इंसानियत के लिए लड़ते हैं। अचानक एक हमला होता है और एक ही वार से जोसुक हवा में दूर जा गिरता है। हमारा हीरो उस हमले से बचता है और लड़ाई के लिए तैयार होता है। इबेरिया अचानक हुए इस हमले से चौंक जाता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ। अचानक पूरे अंधेरे जंगल को घेरते हुए एक हरी रुकावट दिखाई देती है। बूढ़े आदमी को यह अजीब लगता है क्योंकि 5 महाद्वीपों के कमांडर ही उसकी जगह जानते हैं। जोसुक सबको पीछे हटने की चेतावनी देता है क्योंकि जानवर आ रहे हैं। अपनी चमकती आंखों से हमारा हीरो महसूस करता है कि कोई चीज बहुत तेजी से पास आ रही है। वो 6 राक्षसों को आते हुए महसूस करता है, लेकिन अचानक वे 8 हो जाते हैं। 14 लेवल का एक सींग वाला दानव आता है और हमला करने के लिए दौड़ता है। हमारा हीरो वार से बचता है और अपनी बर्फ की दीवार से पलटवार करने की तैयारी करता है। वो खुद को बचाता है और उन जीवों को आसानी से हरा देता है। उसे एहसास होता है कि वो अपना लोटस इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसका धमाका खतरनाक हो सकता है। जोस को भी चोट लगेगी क्योंकि वो लड़ाई के बहुत पास है। इसके अलावा इबेरिया और उसके पिता ठीक उसके पीछे वाली झोपड़ी में छिपे हुए हैं। वो कौशल उन दोनों को मार सकता है, इसीलिए वो खतरा नहीं ले सकता। राक्षसों के इस झुंड के बीच उसे एहसास होता है कि अकेले लड़ना ही बेहतर है। अचानक वो जादुई शक्ति की एक नई लहर महसूस करता है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। 24 लेवल का 2 सींग वाला एक संरक्षक जानवर लड़ाई के लिए बाहर आता है। दूसरी जगह दानव हमले की पहली लहर भेजने की तैयारी करते हैं। एक लीडर पूछता है कि 8 दानव राजाओं में से कौन मुख्य सेना की कमान संभालेगा। अपनी एक आंख से जो उसने पीछे छोड़ दी थी, उसने हमारे हीरो के होने को भांप लिया था। 8 दानव राजाओं में से एक, जिसका नाम यमराज है, वो इस मिशन के लिए तैयार होता है, लेकिन लीडर उसके बजाय एक दानव जनरल को भेजने का फैसला करता है। अपनी आंख खोने का जोखिम ना लेते हुए फिर वो मुख्य सेना की कमान दूसरे दानव को सौंपने का फैसला करता है। जिसको चुना जाता है वो भी 8 दानव राजाओं में से एक है।